एक बारी एक जट था, अभी मतलब नॉट ट्राइंग टू बी कास्टिस्ट और एनीथिंग, इसलिए बोल रहा हूँ। वो खेत में काम कर रहा था, सेहदारी था वो देखता है एक खत्री है सरदार, वो बड़ा अच्छे से बाणा डाल के और अच्छे से सुंदर से पग डाल के तलवार वलवार लटका के जा रहे हैं गुरुद्वारे। तो बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं जा रहा हूँ मत्था टेकने, अरदास करने गुरुद्वारे। आपने सिख वेशभूषा क्यों डाली हुई है? खत्री कब से सिख हो गए? सो व्हेन यू हियर दीज काइंड ऑफ पेजोरेटिव जोक्स अबाउट खत्रीज, आप समझ सकते हो कि क्या हो गया पंजाब के अंदर इससे। एंड मोस्ट ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ सिखिज्म इन द अर्ली डेज वर ऑल ब्राह्मण्स, बाय द वे, कन्वर्टेड ब्राह्मण्स। इवन जो पहला रहितनामा जिसके बारे में रेफरेंस आता है, वो एक ब्राह्मण ने लिखा था, कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखा था, इसका नाम चौपा सिंह था। पंजाबी ब्राह्मण बहुत कन्वर्ट हुए थे, आपको राजपूत भी मिल जाते हैं, आपको बनिया सिख भी मिलते हैं बाय द वे, मित्तल और गुप्ता टाइप सिख भी होते हैं, बहुत कम नंबर्स में होते हैं पर वो भी होते हैं। पहला भगवंत मान इज बिकम बिगर देन केजरीवाल ऑल ऑफ अ सडन इन पंजाब। लैंड वैल्यूज का गेम बहुत तगड़ा खेला गया। इनफैक्ट गुड़गांव में ऐसी ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो पूरी तरह इलीगल हैं, टाउनशिप्स। दे वर नेवर गिवन अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और अ वाटर कनेक्शन बिकॉज दे वर इन वायलेशन ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ गुड़गांव, बाद में रेगुलराइज की गई। तो वो जनरेटर पे पूरी पूरी सोसाइटी चल रही थी सदी, मतलब फॉर डेकेड लिटरली, समझ लीजिए ऐसा हाल था वो। तो देखो मैं उसके पीछे मेरी एक बड़ी अच्छी थ्योरी भी है। वो तो इनफैक्ट आप कुरुक्षेत्र पानीपत से चालू करके चलो, ये सारा हस्तिनापुर है ना, यहाँ पे कलेश ही रहा है शुरू से। वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है हमारी, मतलब आत्माएं भटक रही हैं अभी। हाँ एक्चुअली बहुत पुराने लोगों से मिलो ना आप, तो वो तो कहते हैं कि दिल्ली में जगह जगह मूर्ति मंदिर इसीलिए दरगाह इसी चक्कर में रखे हुए थे लोगों ने कि शांत करने के लिए। खून बहुत है जमीन के अंदर रिसा हुआ, वो खून को शांत रखने के लिए ही ये सब दबा के बैठे हुए हैं। अब ये चंडीगढ़ में मेट्रो बनाने की बात कर रहे हैं इस समय। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़? किसी को पता है ये बात? चंडीगढ़ की पॉपुलेशन मतलब 30-40 लाख मुश्किल से होगी। अगर उसका 10% भी मेट्रो में घुसने की कोशिश करे, दैट इज 3 लाख। और 3 लाख में भी बेसिकली 20% ऑन एन एवरेज चल रहा है। कितना हुआ? 3 लाख का 20% रफली हुआ 50,000। तो एट अ टाइम सिर्फ 50,000 लोगों को इधर से उधर करने के लिए आप 10 करोड़ पर किलोमीटर खर्च करोगे। पॉलिटिकली अभी आई नो बिकॉज यू आर अ बिग पॉलिटिकल कमेंटेटर। बिग तो क्या तो बोलता क्या भैया चल क्या रहा है पंजाब में? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मतलब क्या है दिनचर्या, क्या चल रही है आजकल पंजाब में ना? पोल साइड नहीं आई। देखो मैं क्या मानता हूँ ना पंजाब के बारे में, आई विल टेल यू समथिंग। पंजाब में ना लोगों को आदत होती है, उंगली करने की बड़ी आदत है। वो एक कल्चरल ट्रेट है। वो सिर्फ इस साइड के पंजाब का नहीं, उस साइड के पंजाब की भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट उधर का तो अलग ही है ना, उधर भी उंगली करने की बीमारी लेवल्ड अप ऑन ऑल दे डोमिनेट एवरी स्फीयर बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स। तो वो कहानी अलग है, बट वो उंगली करने की आदत तो उधर भी बतेरी है। अभी पंजाब में जो नौटंकी चल रही है ना, भगवंत मान इज लिटरली गॉट दी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी बाय इट्स बियर्ड। लिटरली बुरा लगेगा लोगों को बोलने में, मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, क्योंकि उसने वो मुद्दे उठा दिए हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जो रेजोनेट कर रहे हैं सारे सिख समुदाय के साथ इस समय। और खास तौर पे जो एक फैमिली का कंट्रोल है वो सारे सिख इंस्टीट्यूशंस पे, उसको डायरेक्टली चैलेंज कर दिया उठा के उसने। और सिर्फ पहली बार ही नहीं हुआ बाय द वे, ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो अभी चल रहा है, उससे पहले उसने गुरु की गुल्लक के ऊपर उंगली उठा दी थी। बीच में उसने सहजदारियों के बारे में बोल दिया। सहजदारी होते हैं जो बाल नहीं रखते, राइट। उनको वोटिंग राइट्स नहीं है बाय द वे। 2016 में 17 में शिरोमणि अकाली दल के रिक्वेस्ट पे हमारी केंद्र सरकार ने उनके एक्ट में संशोधन करके उनको एक्सक्लूड कर दिया था। जब पहली बार ये ट्राई किया गया था 2003-4 में, द सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक इट डाउन। इनफैक्ट उस टाइम पे 2011 तक आते आते वो बेसिकली स्क्रैप कर दिया था। एंड सहजधारी सिख्स आर कंसिडर्ड टू बी एटलीस्ट 1 करोड़ इन नंबर इनसाइड पंजाब। इनसाइड दैट इज 3 करोड़ की आबादी में इनसाइड पंजाब। हाँ, सहजधारी सिखों में। एंड दे थिंक वेरी डिफरेंटली अपेरेंटली फ्रॉम द पंथिक पीपल। तो उनका कब्जा कमजोर होने के चक्कर में ये सब कहा गया था। खैर, आर दे सॉफ्टर इन टर्म्स ऑफ दे आर मोर प्रैक्टिकल मे बी। देखो एक कहानी बताता हूँ, एक बड़ा किस्सा मैंने पहले भी सुनाया हुआ है। एक बारी एक जट था, अभी मतलब नॉट ट्राइंग टू बी कास्टिस्ट और एनीथिंग, इसलिए बोल रहा हूँ। वो खेत में काम कर रहा था, सहजदारी था वो
वो देखता है एक खत्री है सरदार, वो बड़ा अच्छे से बाणा डाल के और अच्छे से सुंदर से पग डाल के तलवार वलवार लटका के जा रहे हैं गुरुद्वारे। तो बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं जा रहा हूँ मत्था टेकने, अरदास करने गुरुद्वारे। आपने सिख वेशभूषा क्यों डाली हुई है? खत्री कब से सिख हो गए? सो व्हेन यू हियर दीज काइंड ऑफ पेजोरेटिव जोक्स अबाउट खत्रीज, आप समझ सकते हो कि क्या हो गया पंजाब के अंदर इससे। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जबकि कास्ट डाइवर्सिटी सिखिज्म में बहुत है बाय द वे, एंड मोस्ट ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ सिखिज्म इन द अर्ली डेज आर ऑल ब्राह्मण्स बाय द वे, कन्वर्टेड ब्राह्मण्स। इवन जो पहला रहितनामा जिसके बारे में रेफरेंस आता है वो एक ब्राह्मण ने लिखा था, कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखा था, इसका नाम चौपा सिंह था। ये कहाँ पहुंच जाते हैं ये लोग? कहीं भी पहुंच जाते हैं लोग। कश्मीरी पंडित तो बहुत ही डेंजरस लोग, तो शुरू से ही सब जगह चले हुए थे। कहीं भी घुस जाएंगे। आप ही बेटर बता सकते हैं। डिमांड थी शायद, इनकी डिमांड थी। नहीं, क्योंकि उनके गुरु भी थे, उनको सिखाते भी थे, शास्त्र विद्या भी सिखाई है और उनको लिखना भी पढ़ना भी सिखाया है। दैट वे टीचर्स थे बेसिकली, राइट। तो जब आप ये उनका बहुत पंजाबी ब्राह्मण बहुत कन्वर्ट हुए थे, आपको राजपूत भी मिल जाते हैं, आपको बनिया सिख भी मिलते हैं बाय द वे, मित्तल और गुप्ता टाइप सिख भी होते हैं, बहुत कम नंबर्स में होते हैं पर वो भी होते हैं। दैट दिस इज न्यू। मास्टर कार्ड वाला जो अभी सीईओ है अजय पाल बांगा, हाँ, ही इज अ ब्राह्मण एक्चुअली बाय कास्ट। बांगा ब्राह्मण होते हैं पंजाबी। अब ये आप जब सुनते हो, बट उसको वो कभी अहमियत नहीं मिलेगी। कपिल शर्मा इज आल्सो ब्राह्मण, ही इज टेक्निकली ब्राह्मण, बट ही इज नॉट सिख, ही इज हिंदू। बट वो वहां पे हिंदू का मतलब सब कुछ मिक्स्ड अप है इन दैट सेंस। वो पंजाब की पुरानी आदत है, परमेश वर्मा स्टाइल हुई। अब वो तो देखो ऐसा है कि एक्चुअली फर्क नहीं देखते थे लोग लिटरली। आज भी ग्राउंड पे लोग टिल द लास्ट 20-30 इयर्स एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं देखते थे लोग आपस में। वो हिंदू आ रहे हैं गुरुद्वारों में, वो सिख जा रहे हैं देवी के मंदिरों में। नैना देवी के मंदिर जो बिलासपुर में है, जो इतना बड़ा शक्तिपीठ है, इतने सिख आज भी आते हैं दर्शन करने। मतलब कमाल ही जाता देख के। वैष्णो माता में भरे हुए होते अरे हैं। बाप रे, अभी तक लोग आ रहे हैं। इट्स सरप्राइजिंग टू सी। सो कोई फर्क देखते ही नहीं थे। इनफैक्ट ये एक फैक्ट है कि हिंदू जाट और सिख जाटों में शादियां होती थी टिल वेरी रिसेंटली। इट वाज वेरी कॉमन। हरियाणा में तो आज भी कुछ गांव में आप जाओगे तो आप देखोगे पुराने लोग, जैसे वो कहने को सिख थी, वो उसने आर्य समाजियों में शादी कर ली, कोई फर्क ही नहीं देखा। जाट है ना, दैट इज हाउ दे सॉ ईच अदर। ये बात लोग भूल जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर्कलिंग बैक टू द पॉइंट। डोंट होल्ड बैक, दिस इज इनसाइट आउट। हाँ, नहीं इनसाइट आउट तो है, जितनी इनसाइट बाहर है भाई, इनसाइट का मतलब ये नहीं कि 4 घंटा बन जाए। प्रॉब्लम ये है। इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये मेरे को भी बैठे बैठे ध्यान आया, जस्ट बाय हियरिंग यू आउट। आई थिंक इसमें निकलेंगे। आई विल बी लाइक समवन की, अरे आज हमारे पास ऐसे गेस्ट आए हैं जिनके पास 10-15 पॉडकास्ट तो हम आराम से निकाल सकते हैं। प्लीज लिसन गाइस। तो अपन जब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है पंजाब में कि उसने एक सेंसिटिव इशू को टच कर दिया है, इट हैज बिकम अ ग्राउंड फॉर एसजीपीसी ऑल्सो, जो आपस में इस समय बहुत इनफाइटिंग हो रही है बाय द वे। और वो बादलों के खिलाफ एक गुट है जो एसजीपीसी में जो खड़ा हो गया। एक प्रोमिनेंट वॉइस उसमें से बीबी जागीर कौर, जो एक्चुअली बीजेपी के साथ बात कर रही थी पार्टी ज्वाइन करने की और सपोर्ट देने की इलेक्शंस में, प्रोवाइडेड बीजेपी कुछ इश्यूज पे आंसर देती है, जिसमें कि एक इशू है बंदी सिंहों का, जिसे बोलते हैं जो टेररिस्ट कॉन्विक्ट्स जो हु हैव स्पेंट वे पास्ट देयर सेंटेंसेस, इस तरह के भी लोग हैं। या पर उसमें खैर बहुत कंट्रोवर्सी इसलिए भी, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल असैसिनेशंस किए, उनके बारे में बहुत घबराहट है। तो वो एक बहुत कंटेंशियस इशू बन जाता है पंजाब में भी और पंजाब के बाहर भी। तो अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब ये सोचने वाली बात है। Religious issues are very sentimental issues and actually भगवंत मान has gained significant popularity on this ground. इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग उभर के आ रही है। पहला, भगवंत मान has become bigger than केजरीवाल all of a sudden in पंजाब। पहला जट आया थी जिन्हें सवाल उठाया, हिम्मत करी है, इसने पकड़ा इसको, एसजीपीसी को कॉलर से पकड़ा इसने, ये आया इसलिए जट दा पुत्र दा असली आया ऐसी। अच्छा। ऐसी बातें हो गई। एंड एक्चुअली वो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ही चैनल को दैट टू ओन्ड बाय वन फैमिली देते हो हमेशा, राइट? दूसरों को एक बारी पहले दिया, उसके बाद फिर इट हैज ऑलवेज बीन विद देम। उसकी वजह से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता था उनको करोड़ों में, मतलब थाउजेंड ऑफ करोड़ तक हो जाता था, which was circulated back into the family wealth and the political process. In fact, गुरुद्वारों के सेपरेट बॉडीज बनने का हरियाणा पंजाब का अब ऑपोजिशन भी इसीलिए किया गया था कि चढ़ावा जो होता था वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वापस लिया जाता था।
ये एलिगेशंस बहुत बारी उठे हैं इनफैक्ट। हरियाणा वाला एक्ट जो था इनफैक्ट इट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आपका तो बहुत ही बचकाना आर्ग्यूमेंट है करके। वेदर इट कैन बी डन और नॉट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। अब जो सबसे लीडिंग वॉइस इसमें डिसेंट की जो मुझे दिखी है ऑन दिस मूव टू ब्रिंग इन अ लेजिस्लेशन, जो लॉजिकल वॉइस लगी है मुझे, वो है एच.एस. फुल्का की। वो दिल्ली में भी काम करते हैं, वेरी प्रोमिनेंट लॉयर जो सिख राइट विक्टिम्स के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला देखो सेंट्रल एक्ट में तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो इट विल गेट नल एंड वॉइड इन दिस कोर्ट मिनट इट गोस देयर। हाँ, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ हरियाणा, कि वो पंजाब के लिए स्पेसिफिक एक्ट बना सकती है गुरुद्वारा के अलग से। एसजीपीसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इन दैट सेंस। एसजीपीसी जो थी वो सेंट्रल एक्ट स्टेप बाय द वे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट, ये हरियाणा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कर दिया है कि हर स्टेट अपनी बना सकती है, उसके बाद फिर एक सेंट्रल कमेटी बनाई जा सकती है, विच वॉज फनीली इनफ वन ऑफ द की डिमांड्स अंडर द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, कि एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी बनाई जाए जिसमें हर स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे, जहां पे गुरुद्वारे सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो अभी एसजीपीसी के तहत ऐसा नहीं होता क्या? एसजीपीसी के तहत ऐसा नहीं है, हर स्टेट की अलग नहीं होती है। एसजीपीसी को 1925 वाली एक्ट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल में जो भी उस टाइम पंजाब का हिस्सा माना जाता था और दिल्ली साथ में, उन सबके गुरुद्वारे कंट्रोल करने का अधिकार मिला हुआ था। तो ना महाराष्ट्र का गुरुद्वारा दिया था, ना कानपुर का गुरुद्वारा दिया था, ना पटना का गुरुद्वारा दिया था बाय द वे। दीज आर नॉट मैनेज्ड बाय एसजीपीसी बाय द वे आज भी। पटना और ये अपना नंदेड़ अपने प्रॉक्सी लगा रखे हैं उन्होंने बीच में, बट दे टेक्निकली नॉट मैनेज्ड बाय द, वो स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं। सो उसने इस इमोशनल कार्ड से अपनी अपील तो बना लिया भगवंत मान। लेकिन अगर आप दूसरे एंड्स पे देखें, पंजाब में जो परफॉर्मेंस चल रही है, बड़ा मतलब पंजाबी में बड़ा स्यापा ला रखा है। बिजली नहीं है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे की पावर कट हो रखी है पंजाब में। दैट इज अक्रॉस पंजाब, सारे सिटीज। गर्मी के मौसम में सोचिए पंजाब में क्या हालत होती है, जब 48 तक टेम्परेचर चला जाता है। आपको बिजली इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपका पैडी सोइंग सीजन शुरू होने वाला है। बाय द वे पंजाब में समर और विंटर की डिमांड में कैसे बोले, तो विंटर की डिमांड का 100% होता है समर डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि गर्मी भी पड़ती है और पैडी सोइंग भी हो रही होती है। अभी तो जी मीम्स चल रहे हैं अच्छे खासे पंजाब में इस चीज पे कि एक मौका आपने क्या था वो, झाड़ू मारो इन्वर्टर नू, मौका दो जनरेटर नू। जनरेटर कोई और नया सिंबल आएगा कोई पार्टी नहीं, क्योंकि वो इन्वर्टर चल ही नहीं पा रहे ना, इन्वर्टर भी बैठ गए, पावर ही नहीं है इन्वर्टर चार्ज करने की, जनरेटर पे जाना पड़ रहा है लोगों को, ये हाल हो गया। इट्स दैट बैड राइट नाउ। एंड मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर तमाशा मचा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर तमाशा है, कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही है। 2000 जॉब्स मुश्किल से कहीं क्रिएट हुई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट किया था, उस पर वो हल्ला किया जो गवर्नमेंट ने, और लोगों ने जो मजाक उड़ाया फिर गवर्नमेंट का। तो बेसिकली व्हेन यू सी दैट ऑन दिस फ्रंट इट इज बिहेविंग सो पुअरली, क्लियरली ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट फ्रंट है उसको और ध्यान से देखा जाए, बिकॉज फर्स्ट फ्रंट का जो इम्प्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सिक्योरिटी उस पर भी चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली सिक्योरिटी पे मेरे को बात करनी थी कि लाइक इनिशियली इट वाज मे बी अज्यूम्ड और इन द सर्कल्स इट वाज सेड कि यार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी अ बिग मेनेस इफ दिस गवर्नमेंट कम्स इन, बट हैव दे बीन एबल टू होल्ड द फोर्ट इन टर्म्स ऑफ? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, आई थिंक अब ये मेरा मानना है, पीछे काफी बारी अपना भगवंत मान एंड अमित शाह जी हैड मेट, तो मान साहब को मुझे लगता है कई बारी 2-3 बारी में एक कड़ा संदेश तो दे दिया था कि बेटा चाबी टाइट करो, एंड दैट वाज सीन इन द वे अमृतपाल संधू का केस हुआ था। दो आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स अबाउट हाउ, वेरी सीरियस क्वेश्चंस आल्सो अबाउट व्हाई इट वाज सच अ शॉर्टी मतलब एक्सरसाइज। आपने रात को क्यों नहीं किया, आपने दिन दहाड़े क्यों करने की कोशिश करी? टीआरपी जनरेट करना तो अलग बात है, अगर आप सीरियस होते उसको करने में तो आप दिन में करते ना, दिन रात के अंधेरे में करते हैं, सुबह 5 बजे करते हैं ना। अब ये 10 बजे 11 बजे कर रहे हो, सब भाग रहे हैं, और ये पुलिस आ गई, पुलिस से चली जा रहा है, मीम ही बन गया। खैर पुलिस आ गई, पुलिस तो पुराना पंजाबी मीम था, वो और वायरल हो गया। मेरे को तो कई लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं, ओ पाजी पुलिस आ गई, पुलिस। अब तो मेरे को ही मैसेज आते रहते हैं इस तरह के बताने के लिए कि पंजाब में देखो क्या कमाल हो गया। नहीं, बट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट वेरी सीरियसली, इट शुड हैव नॉट बीन डन दैट वे।
एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट अमृतपाल आउट. और अमृतपाल आया कैसे बाहर वैसे बाय द वे हाइडिंग से. अमृतपाल वाज हाइडिंग इन गुरुद्वारास इनसाइड पंजाब. यहाँ तक रूमर आ गया था कि जिस दिन होला मोहल्ला का त्योहार होना था वो आनंदपुर साहिब में आकर सरेंडर करने वाला था अकाल तख्त के सामने. आप सोच रहे हैं वो कितना बड़ा रिलीजियस गेम खेलने की कोशिश कर रहा था. बट क्लियरली देयर वाज नो सेंटिमेंट बिहाइंड हिम. जो उसके साथ लोग थे, देखिए पहले भी पंजाब की यही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही पंजाब की प्रॉब्लम हुई थी. टेररिज्म इन पंजाब हैड अ रिलीजियस एंगल टू इट डेफिनेटली. It was not a pan-religion issue. It was not a pan-people issue. It was always it was always an issue about bunch of hoodlums and gangsters. Religion का कार्ड प्ले करके अपने आप को पंथ का हीरो बनाने की कोशिश करते रहते हैं. हमेशा से ही वो प्रॉब्लम रही है. अभी भी जो गुंडे घूम रहे थे वो सब यही कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना. खैर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कोई बहुत सुधरा नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ उल्टे सीधे डकैतियां हो रही हैं, कहीं किसी का हाथ काट रहे हैं, ये सब तो रोज के इंसिडेंट्स हो गए. लेकिन एंड दैट इज व्हाट वरीज मी बाय द वे कि अमृतपाल को तो उन्होंने डिब्रूगढ़ में डाल दिया है जेल में. बट जो ग्राउंड पे जो लॉलेसनेस जो थी उस टाइम पे भी, वो लॉलेसनेस अभी भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं. आई एम वेरी वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलरली, क्योंकि वापस वहां वो स्वेल बनने में देर नहीं लगती है फिर. बट ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना कि यू आर टेकिंग इट in terms of handling one person at a time, but you're not handling the ideology behind it. आप बंदे agree? बंदा आप ले ठीक है उठा लोगे किसी को भी, कोई ज़्यादा बड़ा बन जाएगा आपके सामने तो you'll pick him up and see what can be done. बट वो आइडियोलॉजी का तो वहीं की वहीं रह गई ना, उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं. एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. अब आप ये सोचिए कि आइडियोलॉजी ड्रिवन तो बहुत लोग हैं ना. आइडियोलॉजी ड्रिवन तो काफी लोग हैं, चाहे वो नंबर्स माइनॉरिटी ही है, बट दे सिग्निफिकेंट ना, इन द सेंस कि वो सिग्निफिकेंट इनफ टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट. वो मेंटालिटी अभी भी है. अच्छा अमृतपाल को तो वहां डाल दिया है, एंड काफी हद तक आप देखें इसमें श्रेय देना पड़ेगा बोथ पंजाब गवर्नमेंट एंड सेंटर. क्लीन स्लेट हो गया एकदम विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ दिस गाय और एनी सच एलिमेंट्स इस समय. राइट. आपको आई डोंट नो अगर आपको लगता है कि नहीं लगता है. पिछले 1 महीने से तो कुछ दिखा भी नहीं, कोई बकवास ही नहीं सुनाई दे रही है इन लोगों के. एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट. अच्छा मजे की बात क्या हो रही है, इट सीम्स दैट देयर इज सम बिट ऑफ अ गैंग वॉर आल्सो हैपनिंग बिटवीन अमंग्स दीस गाइस नाउ. और ये दैट टेल्स यू कि ये बेसिकली गुंडा ही है. सो व्हेन यू हियर, अब खांडा की जो डेथ हुई थी, खांडा की डेथ तो कह रहे हैं वो कैंसर से हुई थी, बट मे बी इट वाज पॉइजनिंग फॉर ऑल वी नो. नोबडी इज मेड इट वेरी क्लियर. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बीन एब्सोल्युटली क्वाइट अबाउट इट. अगर वो इतना बड़ा इशू होता, खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सीक्रेटली बीन हेल्पिंग द इंडियन गवर्नमेंट, ये बात तो है, इन डीलिंग विद खालिस्तानीज. ये बोरिस जॉनसन दामाजी मदद कर रहे हैं क्या? बोरिस जॉनसन बोल के कहते हैं इंडिया में, लोग भूल जाते हैं. वी विल हेल्प इंडिया विद खालिस्तानी टेररिज्म. उसने उस टाइम पे बोला था ये अपना, जब इंडिया आया था बोरिस जॉनसन, जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी, उसमें बोला था उसने, जब वो प्रधानमंत्री था दामाजी से पहले. दामाजी सही कर रहे हैं. दामाजी भी पंजाबी है भाई, तो सुनना कहाँ जलंधर के पंजाबी है मैं बट थिंक अबाउट इट. ऑन दैट फ्रंट वो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं एंड खत्म कर रहे हैं, मतलब बेसिकली दे किलिंग दैट ऑफ. वो खत्म हो रहा है. इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर अस. बट प्रॉब्लम इज आइडियोलॉजी न्यूट्रलाइजेशन अभी भी नहीं है. See, unfortunately, there is a lot of similarity in the way terrorism rose in Punjab and terrorism rose in the state of Jammu and Kashmir. Elements nearly same है, modus operandi nearly same है, और दोनों में अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. काउंटर रेडिकलाइज मतलब डी रेडिकलाइजेशन का कुछ नहीं है. There is no strategy for de-radicalization. जिसका फ्रेमवर्क आइडियोलॉजी को कैसे टैकल करना है exactly. उस पे होना चाहिए, बट वो कभी है ही नहीं. वो इंटेंट ही नहीं है ना. बॉलीवुड वाली आत्मा आ जाती है फिर अंदर. Exactly. वो अब कैसे बोलूं, क्यों नहीं है इंटेंट, वो उसको रहने देते. हाँ, गुड क्वेश्चन. वो छोड़ ही देते हैं उसको. बट पंजाब में लेकिन ये है कि the element is still there. I would say be very careful. और पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली इस इशू पे तो पॉपुलैरिटी गेन करी है, बट इट हैज बीन मोर अ डिस्ट्रैक्शन रियली ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट. इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जॉब्स का इशू है, आए दिन अभी भी मोर्चे लगे हुए जगह जगह. ठीक है, किसान मोर्चा के नाम पे रोज वो भगवंत मान के घर के सामने धरना देने की धमकी देते रहते चंडीगढ़ में आके. एंड फ्रैंकली इवन द राघव चड्ढा एपिसोड हैज नॉट गॉन डाउन वेरी वेल. सो जिनको नहीं पता तो राघव चड्ढा की शादी पे अकाल तख्त के जथेदार जी आए हुए थे सगाई पे. ओके. एंड सिरपा भी दे गए,
वी किस खुशी में सिरोपा दिया आज तक हमको समझ नहीं आया। उन्होंने सिख कौम के लिए ऐसा क्या किया राघव चड्ढा ने जो उसको सिरोपा मिलना चाहिए था, या परिणीति चोपड़ा को क्यों दिया, ये समझाए कोई? ये नहीं हो, बट मतलब इट्स अ वेरी कंटेंशियस इशू, बहुत तमाशा चल रहा है। चलो जी, बढ़िया है, ये टॉपिक हमने बहुत विस्तार से कवर किया। अभी आ जाते हैं, मेरा एक दोस्त गुड़गांव में रहता है, मैं तो जाते रहता हूँ गुड़गांव, मेरा आना जाना बीच बीच में होता है। बताओ। तो मैंने सुना है कुछ बहुत ही हालत ख़राब है सड़कों की, और ये क्या मसला है मतलब। और ये एक जगह मैं शायद पढ़ भी रहा था कि गुड़गांव हैज़ बिकम अ केस स्टडी फॉर सम ऑफ द MBA कॉलेजेस ऑन हाउ नॉट टू बिल्ड अ सिटी। तो इतना बड़ा फेलियर, मतलब इज गुड़गांव अ सक्सेस और इज इट अ फेलियर? आई मीन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट, क्योंकि what do you think? I think रील्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़ा सक्सेस बना दिया, ब्यूटीफुल साइट्स दे दिए रील्स बनाने के लिए। बट यू थिंक अबाउट इट, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी टॉपिक आई फाइंड वेरी डियर टू माय हार्ट अबाउट अर्बनाइजेशन इन सिटीज। गुड़गांव एक्चुअली लोग भूल जाते हैं बहुत पुराना शहर है। एक्चुअली गुड़गांव मुगल काल का टाइम का शहर है इजीली, और गुड़गांव की हिस्ट्री तो इनफैक्ट उससे भी पुरानी। कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी के जमाने उनके नाम पे ही बना ही हुआ है मेट्रो स्टेशन। तो एक गांव होते थे 5 साल पहले जब मैं गया था। हाँ नहीं, ये तो है, बट जो मतलब हिस्टोरिकल इन दैट सेंस जो गुड़गांव मुगल काल से तो हमें पता है कि एग्जिस्ट करता था, एंड दैट वाज अ वेरी स्मॉल लाइक टाउनशिप, नॉट इवन अ टाउन, टाउनशिप थी बेसिकली। पुराना गुड़गांव जो गया तो उसने देखा ही होगा, और उसका तो मतलब जैसे कई मामलों में जैसे चांदनी चौक टाइप वाली सिचुएशन भी लगती है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पॉकेट्स। बट अगर आप आज देखो गुड़गांव का, व्हाट प्रॉम्प्टेड द डेवलपमेंट ऑफ गुड़गांव इन द वे इट हैज, इसके पीछे के रीजंस अगर आप थोड़ा स्टडी करें ना तो बहुत आपको कुछ चीजें फैसिनेटिंग लगेंगे। फरीदाबाद वाज अ वेरी प्रॉस्परस एंड थ्राइविंग टाउनशिप सिटी उस टाइम पे। ट्रू। गुड़गांव फरीदाबाद के मुकाबले में कुछ नहीं आया, मतलब बेसिकली उसकी लाश पे खड़े होके बना है अगर आप नोट करें तो। और उसको करने वाले कौन लोग थे उस टाइम के जितने नेतागण थे, इट सीम्स दे हैड अ वेरी बिग रोल टू प्ले, स्पेशली इन बुलिंग द इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम दैट बेल्ट ऑफ हरियाणा। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ा फेमस किस्सा है कि एक आई थिंक लिबर्टी की फैक्ट्री थी, किसी शू मेकर की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, और वो फिरौती देने को तैयार नहीं था। तो जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक 80 फीट का ट्रेंच खदवा दिया था सड़क पे बाहर, तो अंदर बाहर का बंदा अंदर ना जा सके और अंदर का बंदा बाहर ना आ सके, और 4 दिन तक ये परिस्थिति बनी रही जब तक फिरौती निकली नहीं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, गुड़गांव ऑल्सो बिकेम अ कैश काउ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए उसकी वजह से। जैसे कि प्राइवेट टाउनशिप्स का एक्सपेरिमेंट अगर आप सोचें, वो गुड़गांव से प्रैक्टिकली शुरू हुआ है, पहले भी था बट प्रैक्टिकली गुड़गांव से शुरू हुआ है। और शुरू करने वाले जो लोग थे वो एक पर्टिकुलर कंपनी और 2 कंपनीज के थे। उन्होंने ये कुछ मॉडल ऑन अ वेरी माइनर स्केल दिल्ली में ट्राई किया था, और दिल्ली में उनको ठीक ठीक लगा, मतलब वी कैन डू दिस, वी कैन पुश दिस। उन्होंने बड़ी टाउनशिप्स बनाई, उन्होंने बेसिकली वो काम करने की कोशिश करी जो गवर्नमेंट को करना चाहिए कायदे से, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को करना चाहिए, जो स्टेट अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को करना चाहिए था। अब देखिए, सीवरेज का काम है तो उन्होंने तो अपनी टाउनशिप तक तो कर दिया, टाउनशिप के बाहर क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नगर निगम गुड़गांव भी एक्चुअली बहुत लेट आया है, बहुत टाइम तक कोई नगर निगम था नहीं वैसे गुड़गांव के। नगर बस चुका था मगर निगम नहीं था, निगम नहीं था, और स्पेशली इस नए एरिया पे तो कोई वो नहीं था, गाइडिंग फोर्स नहीं थी। खैर, लैंड वैल्यूज का गेम बहुत तगड़ा खेला गया। इनफैक्ट गुड़गांव में ऐसी ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो पूरी तरह इलीगल हैं, टाउनशिप्स। दे वर नेवर गिवन अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और अ वाटर कनेक्शन बिकॉज दे वर इन वायलेशन ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ गुड़गांव, बाद में रेगुलराइज की गई। तो वो जनरेटर पे पूरी पूरी सोसाइटी चल रही थी सदी, मतलब फॉर डेकेड लिटरली, समझ लीजिए ऐसा हाल था। लेकिन आई थिंक इट स्टार्टेड पीकिंग पर्टिकुलरली इन दी मिड 90s, जो नया गुड़गांव वाला जो सारा एरिया है, जो आज साई बर्फ वगैरह आप देखते हैं। और गेम बड़ा इंटरेस्टिंग खेला गया था। दे गॉट ऑफिस स्पेसेस देयर, चीप ऑफिस स्पेसेस। दिल्ली में ऑफिस स्पेसेस बहुत महंगी हो गई थी उस टाइम पे, आई थिंक जगह भी नहीं थी, बाद जगह बची तो नहीं, सारा कमर्शियल। दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी होना चाहिए, एक वो क्राइटेरिया था साहब। अगर आप नोट करो, द्वारका भी ऐसे ही बहुत सालों तक डेड रहा है, एंड द्वारका वाज समथिंग दैट कुड हैव बीन द अल्टरनेटिव, बट वो नहीं हो सका। द्वारका में पानी भी नहीं आया बहुत दशकों तक, इनफैक्ट अभी भी नहीं है शायद, अब तो कुछ एरियाज में आ गया है, बट
यू गेट द ड्रिफ्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. एक प्राइवेट सिटी बनाई गई लिटरली, एंड दैट प्राइवेट सिटी हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स टू इट बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ सिटी, यू आर थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स. मैं आपको 2 चीजें बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग. अर्बनाइजेशन के प्रिंसिपल्स में एक बात आती है, 30 मिनट सिटी की बात आती है, एंड दैट हैज बीन अ गाइडिंग फोर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशनल थिंकिंग. इनफैक्ट आई वुड से आप कोई भी पुराना रोम भी देख लो, आप पुराना मोहिंजोदड़ो देख लो, पुराना हस्तिनापुर देखो, जो उसके बाउंड्रीज थी, दे वर डिफाइंड इन अ वे कि किसी आदमी को 30 मिनट पैदल लगने ज्यादा से ज्यादा ना लगे सेंटर तक पहुंचने में. सबकॉन्शियसली वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस दैट टाइम. आप समझ लीजिए. आज हम वो कार पे आ गए 30 मिनट्स के, अब वो भी फेल हो रहा है. व्हाट नेक्स्ट देन? व्हाट नेक्स्ट? अब आप प्लेन तो ला नहीं सकते 30 मिनट के लिए. इसका मतलब ये होगा कि सिटी जो होगी कम से कम 100 किलोमीटर चौड़ी होगी. अब मेगा पॉलिसिस, अल्ट्रा मेगा पॉलिसिस का कॉन्सेप्ट ग्लोबली चल रहा है. बट वेयर इज इट टेकिंग यू? आप गुड़गांव के फीचर्स देखो. गुड़गांव में सबसे बड़ी कमी, जैसे आप तो रोड्स की बात कर रहे हो, इज देयर वॉकेबिलिटी इन गुड़गांव? नो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वेरी फ्यू एरियाज जहां पे आप एक्चुअली पैदल चल सकते हो. कैन पीपल साइकिल सेफली इन गुड़गांव? नो, दे कांट. Last year there was a very prominent banking official who died in a road accident while cycling. बहुत बड़ा इशू बना था, लेकिन वो इशू बन के जैसे ही उठा वैसे ही बैठ गया. अच्छा, what makes a city? ये क्वेश्चन आई थिंक वो इंडियन प्लानिंग का ही प्रॉब्लम है. जनरली वी assume that you build buildings and a city will be created. And private thinking तो लिटरली उस मामले में और भी खराब है. A city is organic in nature. Buildings don't make a city, people make a city. आप लोग आपने जो बसाए हैं लाके, सब कॉर्पोरेट है. They were the people who would not even live here if they were given a chance. Do True. They have a stake in improving the city then? Zero stake. उनकी किसी की ट्रांसफर हो गई, निकल गया, खत्म. जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो पीढ़ियों से रह रहे हैं इस एरिया में, वो भी इंक्लूडेड नहीं है इस प्रोसेस में. बहुत टाइम तक, इनफैक्ट बहुत रिसेंटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने के बाद फिर इलेक्शंस और तब जाके कुछ इंक्लूसिविटी आई है उनके लिए. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू आल्सो देन बी बॉदर्ड अबाउट द सिटी? आपने उनको भी बाहर रखा हुआ है प्रोसेस. ये सिटी थी किसके लिए फिर? चलो ये तो इंक्लूसिविटी की बात करें. इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो खैर गुड़गांव तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन आफ्टर थॉट. बट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंड पॉइंट से भी वर्किंग 2010 में, मैं तो इतने मतलब अब खैर लोगों को मेरी उम्र का पता चल जाएगा इस बार में, ठीक है. बट 2010 में मैं यहाँ नौकरी करता था गोल्फ कोर्स रोड पे. द अंडरपास नेवर एग्जिस्टेड देन. मुझे 2 घंटा लगता था आने में. देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ऑफिस कैब्स देती थी उस समय. ऑफिस कैब्स अपने खर्चे पे चलती थी उस समय. तो सोचिए आप पर पर्सन, एक कैब वाले को पर पर्सन 10,000 रुपए कैब का देते थे महीने का, जस्ट फॉर दिस. अब बारिशों में हालत तब भी खराब होती थी, क्योंकि इससे तो बदतर थी. आज तो अभी तो खैर लेक व्यू मिल जाता है आपको एटलीस्ट. आई थिंक लेक व्यू मिल जाता है. जो आपने अभी साइकिल की बात करी, बंदा बोट तो चला ही सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छी बारिश हो तो यहाँ पे बोट का प्रावधान है. दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम. द सिटी वाज डिजाइन्ड विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द टेरेन ऑफ द सिटी, ऑफ द रीजन. आपको पता ही अरावली के बीचों बीच बैठी हुई जगह. ड्रेनेज के बारे में तो सोचना चाहिए ना एक्स्ट्रा. बट ड्रेनेज है ही नहीं. आप मतलब देयर आर रूट्स, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ड्रेनेज ही थॉट है. ये सब आफ्टर थॉट है. तो अब इतना कैसे इंप्रूव करेंगे? अब तो देयर इज नो स्कोप. एटलीस्ट 40 साल लगेंगे ठीक करने में. वैसी वाली हालत है. उतने में तो जो बिजनेसेस सफर करेंगे वो तो चले जाएंगे. गुड़गांव डजंट हैव अ प्लान फॉर इट्स फ्यूचर ना. प्रॉब्लम वहां आती है ना. खैर वो तो सारी इंडियन सिटीज की प्रॉब्लम है. दे डोंट प्लान फॉर द फ्यूचर. दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू से 20 इयर्स और 30 इयर्स डाउन द लाइन. मास्टर प्लान सब शौक से लिख देते हैं. मास्टर प्लान कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे बताओ. मास्टर प्लान में क्यों इतनी ज्यादा रेट्रोफिटमेंट्स और मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करते रहते हैं? According to you, is it a wastage of money to buy a flat here? Given anyway you're in a corporate life, तो आपको क्या लगता है? मतलब corporate life में तो वैसे भी settling down नाम का कोई चीज ही नहीं है. That's a very good question. And I'm very divided on this honestly. मेरा प्रॉब्लम ये है कि I've been a sustainability professional in many ways for a very long time now. We're going to come to that. वो बाद में. हाँ. तो एक प्रिंसिपल जो बहुत अच्छा मुझे लगा है ओवर द इयर्स जो डेवलप हुआ है कि यू शुड बी एज क्लोज टू योर वर्क प्लेस एज पॉसिबल.
दैट इज एक्चुअली गुड फॉर द एनवायरमेंट. जितना कम ट्रैवल करोगे उतना कम एयर पोल्यूशन होगा, उतना कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, है ना. सोचा जाए तो बहुत लॉजिकल बात है ना. एंड इट इज टेकन डेकेड्स टू कम टू दिस लॉजिकल कंक्लूजन फ्रैंकली. ट्रू. अच्छा, cities as agglomerations are very good even from the resource efficiency perspective. You need lesser amount of systemic process and energy for 1,000 people living in a cluster versus 1,000 scattered people to deliver the same set of resources. आपको 1000 लीटर पानी देना है, आप एक जगह ज्यादा आसानी से दे सकते हो वर्सेस 10 किलोमीटर के रेडियस में. तो वो एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी बनता है. एंड फ्रैंकली इंडिया हैज बीन एन अर्बन सिविलाइजेशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. हमारा डीपॉपुलेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स चालू हुआ था मुगल ईरा, क्योंकि मुगल ईरा में लैंड से रेवेन्यू कमाना शुरू किया था ज्यादा. उससे पहले सिटी में टैक्सेशन से रेवेन्यू आता था, एक्टिविटीज से. ये आप चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़ो तो उसमें लैंड से ज्यादा तो सिटी एक्टिविटीज पे ज्यादा टैक्सेशन की बात हो रही थ्रू. सो वी हैव बीन एन अर्बन सिविलाइजेशन. वो हमारे खून में है सिटी में रहना, चाहे हम कैसे भी रह रहे हो. खैर सिटी प्लानिंग भी उतनी पुरानी है हमारे देश में. अर्थशास्त्र कैन यू गो बैक एंड यू सी ये क्वार्टर इसके लिए होने चाहिए, इसके लिए यहाँ पे बाहर बनाओ, इसके लिए सिटी के सेंटर में बनाओ, तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं. हाउएवर दैट डी-अर्बनाइजेशन ब्रॉट इन सम सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स. एक तो हमारे देश में ना रोमांटिसिज्म अबाउट मेरा गांव मेरा देश बहुत गड़बड़ है. एंड एक्चुअली आई ऑल्सो, मेरा नेटिव प्लेस भी गांव ही आता है, बट आई रियली फाइंड इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप सिटीज को इग्नोर किए इतने डेकेड्स तक एट अ नेशनल, स्टेट, सेमी अर्बन, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जस्ट बिकॉज मेरा गांव मेरा देश का नारा खेलते जाना है हर जगह. पॉलिटिक्स सारे गांव की करनी. आज की डेट में बाय द वे इंडिया में आई एम 100% सर्टन अगर आज सेंसस कराया जाए द अर्बन पॉपुलेशन विल आउटनंबर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इजीली. या और हमारे शहरों का तो गुड़गांव तो इज आई वुड से अ सैंपल ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग विद अर्बनाइजेशन इन इंडिया. इवन दिल्ली बहुत हद तक काफी मिस्टेक्स है, बट दिल्ली फंक्शन करता है बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक सिटी इन मेनी वेज. गुड़गांव इज लिटरली लाइक यू ट्राई टू मेक, यू फर्स्ट थॉट एक टाउनशिप है चलो इसको रहने दो, देन ऑल ऑफ सडन नहीं मुझे इसको चंडीगढ़ बनाना है उठा के, और मुझे बहुत अच्छा चंडीगढ़ भी नहीं मुझे दुबई बनाना है एकदम से. बनता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है उस प्रोसेस में, बिकॉज यू आर डूइंग इट एज एन आफ्टर थॉट. देयर इज नो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की कोशिश होती है. तो जी एजेंसीज आपस में लड़ रही हैं कि किसका डोमेन है किसकी. और टर्फ वॉर्स आर तो इंडियाज बिगेस्ट बेन एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली. इसीलिए और टर्फ वॉर अवॉइड करने के चक्कर में कोई काम ही नहीं करेगा फिर. ये फैक्ट है. अच्छा, इसमें कुछ हद तक अभी जो स्टेट की पॉलिटिक्स चल रही है उसका भी रोल है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट हैज लिटरली गॉन इनटू अ सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस राइट. कुछ करेंगे नहीं तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी, वो उस मोड में चलेगा, विच इज नॉट फेयर बिकॉज गुड़गांव इज योर कैश काउ एट द एंड ऑफ द डे. अब मैं नॉट बिकॉज आई लिव इन नोएडा, बट यू कैन सी नोएडा में देयर इज एन एफर्ट गोइंग ऑन कि इस सिटी को ध्यान दिया जाए, because it is very important for us. As in UP administration, it is a cash cow for the state. So let's do something about it. Do you think Noida will eventually replace Gurgaon in terms of? देखो, Noida cannot replace Gurgaon for a variety of reasons. क्योंकि अब लोकेशन की बात भी है, it is not going to be next to an airport necessarily. Even जो अब एयरपोर्ट बन रहा है वो भी उससे 50-60 किलोमीटर है बाय द वे, एक्सप्रेसवे की वजह से आराम से. गुड़गांव में at least from an office culture we have reached a certain stage now. अब प्रॉब्लम क्या है, गुड़गांव इतना एक्सपेंसिव हो गया है अननेसेसरली कि लोग मानेसर की तरफ जा रहे हैं. एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ द बिल्डर लॉबी सेल्फिशनेस इज नाउ प्लेइंग अ प्रॉब्लम. पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा में वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट अभी भी बहुत ज्यादा है. नोएडा फील्स लाइक अ स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया. गुड़गांव में तो लोग या तो गुड़गांव बारिश में भरा हुआ रहेगा या लोग भरे हुए रहेंगे, बस यही होता है, दोनों ही भर. कुछ तो इतना क्यों, जैसे इतना दिमाग गर्म क्यों है गुड़गांव में लोगों का? वो तो देखो, मैं उसके पीछे मेरी एक बड़ी अच्छी थ्योरी भी है. वो तो इनफैक्ट आप कुरुक्षेत्र पानीपत से चालू करके चलो, ये सारा हस्तिनापुर है ना, यहाँ पे कलेश ही रहा है शुरू से. वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है हमारी. मतलब वो आत्माएं भटक रही हैं अभी. हाँ, एक्चुअली बहुत पुराने लोगों से मिलो ना आप,
तो वो तो कहते हैं कि दिल्ली में जगह जगह मूर्ति मंदिर इसीलिए दरगाह इसी चक्कर में रखे हुए थे लोगों ने कि शांत करने के लिए खून बहुत है जमीन के अंदर रिसा हुआ, वो खून को शांत रखने के लिए ही ये सब दबा के बैठे हुए हैं। तो ये एक्चुअली एक बिलीफ है बहुत पुराने लोगों का यहाँ के। नहीं, मेरा भी बिलीफ बनता जा रहा है उसी, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे खून खराबा तो कभी भी हो सकता है, ऐसी जगह है। एंड वो एक बड़ा फेमस पीछे वो जो पुराना जोक है कि कृष्ण भगवान से बड़े लोग नाराज थे हरियाणा के, बोलते क्यों भाई ऐसा क्या हो गया, हम ना करते पूजा कृष्ण जी की। बोलते क्यों, बोला नगर बसाना था द्वारका चले गए, युद्ध करना था कुरुक्षेत्र आ गए, ये क्या मतलब है, सारा खून खराब हमारे आगे करते हो, वायलेंस हमारे दिमाग में भर के चले जाते हो। भाई कुरुक्षेत्र एक जो आपका पिंडदान का स्थल होता है जहाँ पे आपके अंतिम संस्कार करते हैं लोगों के, तो कुरुक्षेत्र में उन लोगों का भी होता है जो किसी युद्ध में मरे होते हैं, ओके, अमंग अदर कंडीशंस। और बहुत कम जगह हैं जहाँ पे ऐसे किसी का आपका अंतिम संस्कार किया जाता है, मतलब पिंडदान किए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में एक वो जगह है, पिहोवा पर्टिकुलर। तो खैर हरियाणा इन जनरल टू बी चैरिटेबल टू द स्टेट, हरियाणा 1960s में ही आया था। और उससे पहले अंग्रेजों की एक कॉन्शियस एफर्ट थी हरियाणा को बिल्कुल डी अर्बनाइज करने की, बिल्कुल देहात की तरह ट्रीट करना चाहिए कौम में। क्योंकि 1857 के टाइम पे हरियाणा ही एक क्षेत्र था पंजाब के अंदर जहां पे कोई विद्रोह हुआ था। तो दे लिटरली लाइक इसको बंजर कर दो जगह को पूरा उठा के। कनाल कॉलोनीज भी बनी तो वो पंजाब साइड पे बनी, हरियाणा साइड पे कुछ नहीं बना। एग्रीकल्चर यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब वर्स्ट कंडीशन में था, दिल्ली इंक्लूडिंग। दिल्ली वाज कार्व्ड आउट ऑफ हरियाणा बाय द वे 1911 से पहले, 1905 की बात है। इट वाज पार्ट ऑफ द हरियाणा, इंद्रप्रस्थ तहसील होती थी, उसमें दिल्ली शहर आता था टिल 1911 तक। और उसमें फिर मेरठ प्रेसिडेंसी, मेरठ डिवीजन के कुछ हिस्से मिला, बट आई थिंक जो आज का ईस्ट दिल्ली है ना, वो मेरठ डिवीजन से लाया गया था। तो कोलकाता कब तक थी कैपिटल इंडिया की? 1911 तक थी ना, 1911। और उसके बाद दिल्ली इट वाज स्पेसिफिकली कार्व्ड आउट टू मेक इट द कैपिटल, स्पेसिफिकली एज अ कैपिटल। ठीक, उसमें ये हिस्सा लिया गया, उसमें मेरठ डिवीजन से हिस्सा लिया गया, जो शाहदरा वगैरह वाली बेल्ट होती दिल्ली की। तो दिल्ली भी एक तरह से आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है इन दैट सेंस। एक्चुअल दिल्ली तो इज ओनली दिस साउथ वाला जो है, इसलिए जमुना पार बोलते थे तो। आज भी जमुना पार, आज भी जमुना पार ठीक है, जमुना के इस पार थोड़ी दिक्कत है। हाँ, सारी जमुना के इस पार ही सारी मारामारी है। खैर, बट people have to really think about what they want with Gurgaon. I think that's where the government is not very clear. और कोई भी पार्टी की आएगी वो भी नहीं क्लियर होगी, because their interests are not in Gurgaon, political interest. Their political interest is झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल। I think one of the reasons for that is because गुड़गांव में majority of the people are corporate people ना, तो they hardly vote. लोकल नहीं माने जाते, लोकल माने नहीं जाते, वो वोट करेंगे भी नहीं। अगर वो लोग वोट करते भी होंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट करेंगे। नोएडा में सब ऐसे तरह के लोग वोट करते हैं। नोएडा में दैट मींस वो ना इंटीग्रेशन है। अच्छा, वहां पे बीजेपी वाले कहते हैं प्राइवेटली, आपको वर्कर, छोटे वर्कर्स होते हैं, बोलते हैं बीजेपी के वर्कर आपको बोलते हैं कि आपको पता है बीजेपी यहाँ नोएडा में, बीजेपी का गढ़ इसीलिए है क्योंकि नोएडा में और ये अपार्टमेंट वाले सारे लोग वोट करते हैं। देहात के मामले में तो बीजेपी नील बटा सन्नाटा है एकदम नोएडा में। So there's a clear distinction basically. नोएडा में that factor works, but in गुड़गांव it doesn't. नोएडा में for that reason actually जो political groups हैं, they are also interested in listening and addressing problems. वो इंक्लूजन की जो मैं बात करूँ ना, ये इंक्लूजन का मतलब है मेरा, दैट पॉलिटिकल इंक्लूजन, दैट सोशल इंक्लूजन दैट इज नीडेड। और वहां पे गाँव में लोग रहते हैं, माइग्रेंट लेबर रहते हैं जो घरों में आके काम करती है, तो देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग की चीजें ठीक है दोनों तरफ की। अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे खराब हो रहा है तो दोनों पार्टी सफर कर रही है ना। यहाँ पे भी माइग्रेंट लेबर है, बट इट इज ओनली नाउ दैट दे स्टार्टेड बीइंग मोर कंसिडरेट अबाउट द पीपल हियर, पुलिस। क्योंकि वो पुलिस ज्यादातर लोकल भी नहीं थी इन दैट सेंस, वो भी हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों से आती थी, उनको ये सब आउटसाइडर भारी लगते थे। जबकि हरियाणा हैज बीन वेरी वेलकमिंग, स्पेशली पंजाबी माइग्रेंट्स जो 47 के विभाजन के बाद इंडिया आए, उनके लिए तो बहुत वेलकमिंग रही है। एंड आई थिंक दैट वेज इवन जो अब जो आज की जनरेशन जो पंजाबी फैमिलीज की हैं, वो तो अपने को हरियाणा में बहुत खुश मानते हैं। They would rather live in करनाल, I think जो सोनीपत वगैरह में भी रह रही हैं बहुत फैमिलीज, बहादुरगढ़, they are very happy and they actually many of them are very grateful also अब, if you think about it. But over time that connection built, over time it builds, over time हुआ है, but yeah, I mean, it takes time. ये चीजें होने में टाइम लगा है। एंड वही अर्बनाइजेशन क्या है, वो तो एक पैन इंडिया प्रॉब्लम भी है।
आई थिंक गुड़गांव, नोएडा आर नॉट जस्ट द ओनली सिटीज जहाँ पे ये इशू है. अब जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल माना जाता है. इवन चंडीगढ़ इज सफरिंग प्रॉब्लम्स टुडे. यू डोंट हैव परमिशन टू बिल्ड बियॉन्ड 11 फ्लोर्स. आप बिल्डिंग ही क्या बना सकते हो आज की डेट में, जब आपको अर्बनाइजेशन डेंस करने का चलन है, बिकॉज इट इज चीपर. लैंड फ्री करना इज चीपर. कैसे करोगे आप? वो हो ही नहीं पा रहा है. अच्छा, सिटीज में एक बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की. if you can actually combat it if you had people living close to their workplace. We'll come to that point only. But उससे पहले यहाँ obviously नवंबर आने वाला है. Very good. तो ये जो स्मॉग का जो दिक्कत रहती है, ये एक तो बड़ा अजीब सा मेरे को लगता है कि सडनली 6-7 साल पहले कुछ नहीं होता था. क्लीन ब्लू स्काई. सडनली ये 6 या 7 साल पहले ही एकदम से इतनी स्मॉग की जो प्रॉब्लम आई है वो कैसे इरप्ट हुई. क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि 7 साल पहले तो ये स्मॉग कुछ नहीं होता था. आई एम नॉट ट्राइंग टू टाई टू द फैक्ट कि बीजेपी की गवर्नमेंट है. बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई है, उससे कोई लिंक ही नहीं है. बट कुछ तो हुआ है पिछले 7 साल पहले के करीब. और मैं पढ़ भी रहा था इसके बारे में. मुझे पता है आपको पता होगा. अगर आप बताओगे तो बढ़िया मजा आएगा. क्या हुआ था वो पंजाब में, वो क्या अग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से वो हाँ, और क्या कुछ होगा. ये गुड क्वेश्चन. एंड आई थिंक इट ऑल्सो उसमें समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल आ जाते हैं फिर एक साथ, कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट हम कैसे नहीं समझते इंडिया में पॉलिसी मेकिंग में. उसका क्लासिक एग्जांपल बन जाता है. पंजाब में पैडी फार्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑनसेट से चालू हुई एंड इट वाज कॉजिंग हैवक ऑन द ग्राउंड वाटर टेबल्स. और वो होती थी चालू मई में. यूजुअली मई में करते थे. तो क्या होता था, उसके बाद हमारे पास 2 महीने का टाइम होता था बेसिकली स्टबल रिमूव करने का. उसको एक्चुअली छोड़ देते थे, डीके होने देते थे. फील्ड क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे और वो सब, तो अगली रबी फसल लगाने के लिए. अब वाटर टेबल के चक्कर में क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक प्रपोजल चला. ऑफ कोर्स इट वाज आल्सो पुश्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स, लॉबी ग्रुप्स के, कि लेट अस शिफ्ट द सोइंग सीजन टू एंड ऑफ जून एंड स्टार्टिंग ऑफ जुलाई. और पायलट किया गया था. तब अमरिंदर सिंह ही चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे एक्चुअली, कि देखते हैं क्या होता है. 14 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट किया गया एंड पायलट काफी सक्सेसफुल रहा इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अरेस्ट करने में. तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ ये कर दिया कि अब पैडी सोइंग सिर्फ इस टाइम होगी. उससे पहले करना इलीगल हो जाएगा स्टेट के अंदर एंड यू विल बी पीनलाइज्ड एज अ फार्मर. फायदा तो पहुंचा कि ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन में अरेस्टिंग मतलब कम होने में फर्क तो पड़ा. वाटर टेबल स्टार्टेड टू बैलेंस एंड स्टेबलाइज. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. अब शॉर्ट सोइंग पैडी है. यू हैव बेयरली गॉट 3 weeks और 2 to 3 weeks to clear the land after you harvested the paddy. स्टबल हटानी है, लैंड प्रिपेयर करना है फॉर द रबी क्रॉप नाउ, विच मैच. एंड ये जो 3 weeks का पीरियड है वो इसी पीरियड से मैच कर रहा है जब ये स्टबल बर्निंग चालू होती है. ओके, ओरिजिनली ये था. अब 3 week में करे कैसे? मशीनरी वॉज नॉट वेरी प्रोडोमिनेंट इन इंडिया उस टाइम पे. अभी भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे. देयर आर वेज टू टैकल इट, बट वो अलग स्टोरी है. तो जी, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डील विद इट? द इजीएस्ट वे टू डील विद इट इज burn it out. That is where 7 to 8 years back basically stubble burning started becoming a common practice. By the way, stubble burning सिर्फ ये एक पीरियड नहीं होता है. दिल्ली में पता नहीं चलता, लेकिन stubble burning पूरे इंडिया में होती है, which is not a good practice by the way, for a variety of reasons. अभी समर स्मोक की बात हुई थी इस साल. वो समर स्मोक में पता चला जी मध्य प्रदेश का स्टबल भी बर्न हो रहा है, उसका भी असर हो रहा है कुछ कुछ. एक बात बताना, जस्ट अ डाइग्रेशन. न्यूयॉर्क में भी आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ तो चल रहा था. कनाडा में फॉरेस्ट फायर थी. अच्छा, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट. नहीं, बट खैर वो तो पता चला वहां मजा किया कि नहीं, बट कनाडा में भी तो वी हैव गॉट आवर फार्मर ब्रदर्स. हां, वो ब्रदर हमारे वहां भी हैं बतेरे. वो तो अलग ही कहानी है. वो तो जी ट्रक रोक के बैठ गए थे. पता कर लेना कहीं वो ही ना जला रहे हो. अच्छा, ये जो ये ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन का एक फॉर्म है एक तरह से. ट्रांस बाउंड्री ने स्टेट बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं. दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली. साउथ ईस्ट एशिया में तो पाम ग्रोव्स को सेटअप करने के लिए फॉर पाम ऑयल. एंड पाम ऑयल बाय द वे इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट. वो अलग बात है. बहुत चीजों में वेजिटेबल ऑयल में मिला के बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, तो इट्स अ वेरी
फिशी सब्जेक्ट एंड आई थिंक एक रील भी आई थी रिसेंटली जिसमें हम लोगों को पता चला कि बचपन से जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें बस वही दबा के होता है पाम ऑयल. हाँ, वो पर्टिकुलर ब्रांड तो आप उसको फ्रोजन डेजर्ट बोलना पड़ता है अपने आप को. राइट, इट कांट कॉल इट आइसक्रीम बिकॉज कोर्ट केसेस में उसकी पोल खुल गई थी. हम्म. सो साउथ ईस्ट एशिया में उसके चक्कर में फॉरेस्ट फायर्स करके मलेशिया सिंगापुर का बैंड बजाया जाता है. देर आर डस्ट स्टॉर्म्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट चाइना, जो जापान एंड इवन फॉरेस्ट फायर्स एंड स्टबल फायर्स बाय द वे देयर आल्सो, जो जापान और साउथ कोरिया का बेड़ा गर्क करते हैं हर साल. तो ये मतलब सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है. वहां तो खैर वो तो मतलब ट्रांसनेशनल इशू बन गया. खैर हमारे तो मतलब स्टेट्स भी एक तरह से मतलब इस तरह का ही हाल है कि डिफरेंट कंट्रीज ही आपस में मतलब एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तमाशा कर रही है दूसरे के साथ. सो यू गेट दैट राइट, मतलब बहुत ही स्ट्रेन सिचुएशन है. अब ये स्मोक आ रहे ड्रिफ्ट होके बिकॉज उस समय वेदर कंडीशंस इंडिया में ऐसी होती हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, दैट देयर इज अ विंड फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट and there is a wind flow from southeast happening simultaneously. All of them basically come and crash into each other and still zone ban jata hai air ka pura Delhi NCR ke upar. And thanks to that Delhi NCR becomes officially a gas chamber. वहां से स्मोक आया जो फंस गया, वो कहीं जा ही नहीं सकता because there is no way it can dispose itself. Temperatures have fallen, तो एयर प्रेशर ऊपर रेयर भी नहीं है अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में कि वो ऊपर को भी स्कैटर हो जाए. तो आप बस फंसे वो, समझो आपको कमरे में बंद कर दिए चारों तरफ से, और उसमें सीलिंग भी लग गई है, वो सीलिंग से भी मतलब तोड़ नहीं पा रहा सीलिंग स्मोक. यू गेट दैट राइट? क्या कंडीशन बनी हुई है उस समय. दिस वॉज अवॉइडेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, नॉट बीइंग डन समथिंग अबाउट इट. आपने बोला कि वो बंद हो जाता है. हाँ, गैस चेंबर बन गया ना उस समय, और गैस चेंबर से फिर आप कैसे निजात पाओगे. वेदर कंडीशंस आर डेफिनेटली नॉट हेल्पफुल. अब प्रॉब्लम दिल्ली में एक और भी लेयर आती है. दिल्ली में जो बेस ऑफ एयर पोल्यूशन है ना वो बहुत हाई है, और उसके पीछे 2-3 कारण बहुत बड़े बड़े हैं. ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट दिल्ली एनसीआर में लोग इतने कार डिपेंडेंट हैं. कार से फ्यूल बर्निंग, उसकी वजह से वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, टायर घिसने से वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स. दूसरा, जो नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन इस एरिया में चली ही रहती है. एंड फ्रैंकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से तो आई एम ऑल्सो लाइक सिंपैथेटिक, बट दोज आर थिंग्स दैट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड. उसके बारे में बहुत कम एफर्ट देखने को मिलती है. अभी वही देखिए, अभी बारिशें हो रखी हैं तो एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज प्रिटी डिसेंट इन फैक्ट, क्योंकि जो वो डस्ट, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की डस्ट है, वो सेटल हो रखी है वेट होने की वजह से. दैट्स लिटरली स्क्रब्ड द एयर दैट टाइम. फिर और क्या कारण है इस एरिया में? डीजी सेट्स. आप 24/7 पावर सप्लाई देते नहीं है. दिल्ली में भी इनफैक्ट बाय द वे आप जितना मर्जी वो हवा फैला लें, पावर कट बतेरे होने लग गए हैं दिल्ली के अंदर भी. तो फ्री का जितना दोगे उतनी जल्दी वो गायब होगा. वो चीज का ये ध्यान रखें. सो एनीबॉडी हु एवर थिंक्स अबाउट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉमिसेस, प्लीज बी वेरी केयरफुल. वो आनी ही नहीं है फिर बिजली आफ्टर सम टाइम. सो स्ट्रेंजली ये जो फ्री वाला फंडा है, दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू the middle class or the lower middle class, but even in posh South Delhi areas, I've seen people boasting about, अरे हाँ नहीं ठीक है, तो we तो like it. भाई मुझे तो I don't know if they consider themselves self-respecting individuals or not. मुझे कोई फ्री का दे, मैं तो भैया मेरे को बड़ी शर्म है. पहले तो शक होगा कि क्यों. हाँ exactly, मैं क्यों फ्री का, मुझे क्यों मिल रहा है. I'd be very doubtful. Maybe it's also about how people perceive themselves. But देखिए क्या चक्कर क्या है, when you give a resource for free ना, misuse ही होता है. Anyhow, so उसमें by the way जो पैडी ग्रोइंग के पर्पस के लिए फ्री बिजली जो जाती है पंजाब में फार्मर्स को, उसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो होता है वो वहाँ के जो 300-400 बड़े परिवार ही कर रहे हैं. ये 300-400 परिवार भी वही हैं जो पूरी मंडियां चलाते हैं पंजाब के अंदर. They are the big like super big landlords in that sense. वही लोग हैं जो फार्म लॉस को अपोज कर रहे थे. नेक्सस तो खैर है ही. पिस्ता कौन है? छोटा किसान. उल्लू कौन बनता है? छोटा किसान. किसके इमोशंस के साथ खेला जाता है? वो छोटा किसान. राइट. सो जब वो स्टबल बर्निंग का वो क्या सोल्यूशन है, दिल्ली का जो एयरबेस है वो हाई है उस समय आपका, तो अब क्या होता है अगर आप उसको बर्न कर रहे हो स्टबल को, इट इज लाइक
एक्स वॉल्यूम के ऊपर आपने एक्स प्लस वाई कर दिया, दैट इज वाई यू आर अ गैस चेम्बर. एक्स भी कोई बहुत अच्छा नहीं है नंबर, प्रॉब्लम ये है, पीपल डोंट रियलाइज इट. अब स्टबल बर्निंग जब बंद हो जाती है, बाय द वे आपने विंटर्स फर्दर जाइए, दिसंबर वगैरह में क्या हालत होती है, एवरीबडी नोज दैट. एंड वो भी हम देयर समथिंग कॉल्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट किक्स इन बिकॉज ऑफ अ लॉ नाउ, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं एंड बहुत लोग परेशान होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि घरों का काम बंद हो जाता है लोगों के. आप मतलब यू कांट इवन डू सम बेसिक वर्क इन द हाउस समटाइम्स, ऐसा हाल हो जाता है. जनरेटर्स को लेकर हाई हाई मचना शुरू हो जाती है कि भैया जनरेटर नहीं चलेगा. जनरेटर्स आर बाय द वे नॉट सपोज टू वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेकिन पावर सप्लाई ही नहीं है ना, 24/7 पावर सप्लाई कहाँ है, तो जनरेटर चलाना पड़ता है. तो अब इसमें ये सब चीज़ तो प्रॉब्लम है जो है, काफी टाइम से देख रहे हैं, बट कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं ऑन ग्राउंड. और अभी तो हरियाणा पंजाब में जो हो रहा था, दोनों में बहुत डिफरेंस है बाय द वे इन दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट डेफिनेटली डिजर्व्स क्रेडिट. नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स हैव नियरली बीन रिड्यूस्ड टू 0 इन हरियाणा. पंजाब में नहीं, पंजाब में barely 30% decrease from the time it was first identified हुआ है. So do you think that much will kind of help ease the much more is needed ना, because आप realize नहीं कर रहे हो कि weather conditions उस टाइम की जो है वो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है. It has to come to near zero incidents to make a significant impact. अब एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स मशीन्स होती हैं और एक वो मशीन और होती है जो बेसिकली स्टबल को वापस प्रेस कर देती है सॉइल के अंदर, कन्वर्ट वो आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट टेक्निकल नेम ऑफ द मशीन. वो मशीन खरीदने की मतलब तो हैसियत है नहीं ज़्यादातर किसानों की. रेंटल पे मिल जाए, रेंट पे आसानी से मिलती नहीं, बिकॉज द एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन्स इतनी कम है पंजाब के अंदर. अब एक मशीन 15 खेतों में तो जा नहीं सकती ना एक साथ, प्रॉब्लम वहां भी है. कैसे इसका निवारण होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कुछ टाइम पहले, CHC सेंटर्स की, कॉमन हार्वेस्टिंग सेंटर्स की, और सेंट्रल हार्वेस्टिंग सेंटर्स. उसमें बेसिकली वो ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हो इक्विपमेंट, लेकिन इक्विपमेंट बुक तब होगा ना जब वो सफिशिएंट नंबर्स में होगा. तो वो स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है. आंसर्स हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा आंसर ये भी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का. बाय द वे, पैडी ग्रोइंग हैज टू स्टॉप इन पंजाब एट सम लेवल. इट मेक्स नो सेंस फॉर अ स्टेट जिसमें सिर्फ 50 सेंटीमीटर बारिश होती है टू ग्रो पैडी, फ्रैंकली, और ग्रो द काइंड ऑफ पैडी देयर ग्रोइंग. बट डाइवर्सिफिकेशन इज द रियल वे आउट, क्योंकि उसमें फार्मर इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि रिसोर्स कम लगेगा. अब वो फिर तो वो तो हम बिल्कुल ही दूसरे टेंजेंट में चले जाएंगे अगर डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हो रही की बात करेंगे. बाकी तो एयर पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो एक्चुअली दिल्ली NCR का जो अपना जो बेस है ना, उसको लोअर करने की भी बहुत जरूरत है. उसमें एक रोल तो जैसे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स और मोड्स पे बहुत फर्क पड़ता है. आई एम नॉट अगेंस्ट कार्स, प्लीज. मेरे को बहुत लोग गाली देते हैं कि तुम कार के अगेंस्ट बोलते रहते हो, बट माई प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कार ओनरशिप. माई प्रॉब्लम इज दैट एज अ सिटी वी डू नॉट मेजर आवरसेल्व्स बाय द क्वालिटी ऑफ आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बोगोटा का एक बड़ा फेमस मेयर था, उसने बोला था एक बात, और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता हूं. आई विल कॉल माई सिटी अ डेवलप्ड सिटी when even the richest of people will use public transport to commute to work and will not face any hassles in it. आपको पता है इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अराउंड द वर्ल्ड. गरीबों के लिए इट्स नॉट पुअर फ्रेंडली एट ऑल. देयर आर सिस्टम्स इन यूरोप जहां पे कि आपको डे पास मिल सकता है अनलिमिटेड राइड्स का मेट्रो के अंदर. यू कैन डू दैट इन दिल्ली. यू कैन डू दैट इन एनी सिटी दैट हैज अ मेट्रो सिस्टम, बाय द वे. It's a very bad situation. Metro is one of the finest examples of when you give good infrastructure to people. Public transport को लेके लोग यूज करते हैं. ग्लोबल एग्जाम्पल बोलूंगा मैं, लेकिन आपने उसको भी मतलब बेसिकली 2 पांव की जगह 1 पांव पे खड़ा कर दिया. बट in terms of infrastructure, Delhi Metro is a success, right? और widely used. It's a mixed success in terms of its numbers. But then what is a success rate in metro? वो अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है. बिकॉज आपके जो पीक नंबर्स हैं दिल्ली के, दे आर एक्चुअली एज गुड एज मेनी लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, टू दैट एक्सटेंट ये बाकी जगह पे जैसे लखनऊ में है या जयपुर में है, इन सब शहरों में इन्होंने बना दिया है, ये क्या सिर्फ एज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी ये बस बनाने के लिए, दिखाने के लिए बना दी गई है, या लोग यूज भी करते हैं? अभी
जम्मू में भी कह रहे हैं भाई मेट्रो प्रपोज हो गई है, प्लान भी पूरा रेडी होगा इनका. I kid you not, these are some of the stupidest projects that have happened, with all due respect to people in authority. I'll tell you why I asked you this, क्योंकि आपने ये you raised this point ना कि एक मेट्रो कैसे सक्सेसफुल तुम डिफाइन करोगे, हुई है कि नहीं हुई है. देन इट क्लिक्ड मी कि यार अगर दिल्ली मेट्रो भी शायद सक्सेसफुल नहीं है, तो ये जो ये एक दो स्टेशन की इन्होंने मेट्रोज बना रखी हैं जयपुर में या लखनऊ में, इसका क्या यूटिलाइजेशन रेट बेंगलुरु की जो सेकंड हाईएस्ट मानी जाती है इंडिया में, वो 15% है एवरेज ऑफ द एंटिसिपेटेड नंबर्स बाय द वे. और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो एक लाइन अभी बनी नहीं है जो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी थी. कोची मेट्रो बना दी है, कोची मेट्रो में barely 10% यूटिलाइजेशन है ऑफ द प्रोजेक्टेड नंबर्स. जयपुर लखनऊ के तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए आप, वो तो सिंगल डिजिट यूटिलाइजेशन रेट है. मतलब सी दैट इज वेयर यू ऑल्सो हैव टू एज प्लानर्स फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट. आपकी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट डज दैट जस्टिफाई द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन बिल्डिंग अ मेट्रो सिस्टम? देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. दी वन सिटी जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है इंडिया में अमंग अदर सिटीज, जिसमें कि सारे मोड्स आते हैं बाय द वे, इसलिए बोल रहा हूं, कोलकाता. रियली दैट इज समथिंग दैट वुडंट हैव. मेट्रो भी है, ट्रैम भी है, बस भी है, टैक्सीज भी है आपका, मतलब आप सोचिए साइकिल्स भी हैं, एंड देर इंटीग्रेटेड इन अ वेरी यूनिक वे. और उसकी हिस्टोरिकल लेगेसी एक्चुअली इस वजह से भी ज्यादा वो पब सक्सेसफुल मानो हमें. अब ये चंडीगढ़ में मेट्रो बनाने की बात कर रहे हैं इस समय. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़? किसी को पता है ये बात? चंडीगढ़ की पॉपुलेशन मतलब 30-40 लाख मुश्किल से होगी. अगर उसका 10% भी मेट्रो में घुसने की कोशिश करे, दैट इज 3 लाख. और 3 लाख में भी बेसिकली 20% ऑन एन एवरेज चल रहा है. कितना हुआ? 3 लाख का 20% रफली हुआ 50,000. तो एट अ टाइम सिर्फ 50,000 लोगों को इधर से उधर करने के लिए आप 10 करोड़ पर किलोमीटर खर्च करोगे. यू गेट दैट राइट? व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? अब उनसे कितना चार्ज कर सकते हो? चलो, public transport is not supposed to be expensive. You want to be sustainable financially. Given that it's not even a metro, you can't inflate the prices beyond a point. इतने आसानी से तो कर नहीं सकते हो. दिल्ली मेट्रो में प्राइस बढ़ाए थे, कैसे हाई मची थी 2 साल पहले, भूल जाते हैं लोग. How do you then justify building such an expensive project? You are creating white elephants. सफेद हाथी पालने का बहुत शौक है हमारे देश में लोगों को. इवन अगर चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 10 फोल्ड बढ़ जाए आज की डेट में, 3 करोड़ ही होगी. दिल्ली की अभी 2.5 करोड़ है. आई थिंक द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ इवेल्युएट कि कहाँ पे feasible भी है इस तरह का प्लान is to see if the population is in declining और exactly. declining है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि सबसे बड़ी बात आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, तुम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो. बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. यू आर नॉट इवन अकाउंटिंग फॉर वेदर द पॉपुलेशन इज स्टेबल, हैज अ ह्यूज माइग्रेंट चंक और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स वर्क इन दोस प्लेसेस. इसके बिना लिटरली आप सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाए बिना आप मेट्रो प्लान कर रहे हो. इफ आई वर अ पॉलिसी मेकर एंड थैंकफुली समबडी हैड सम बल्ब लाइटिंग 2-3 years बैक, तो उसने बोला मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की बात करेंगे, which is basically kind of light rails transit systems somewhere between a tram and a train. और उसकी कॉस्ट एक्चुअली कन्वेंशनल मेट्रो जो हम देखते हैं उससे आधी होती है कम से कम. एंड दोज आर एक्चुअली वेरी इफेक्टिव इन मेनी सिटीज दैट आई हैव सीन. हांगकांग हो, सिडनी हो, वहां पे लाइट रेल चलती हैं. पर्थ में, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव. पर्थ की पॉपुलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, बट दे हैव एन एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज दे वेंट फॉर एन LRT. वहां पे मेट्रो कर रहे थे लोग, बड़ा चिल्ला रहे थे. लोगों ने बोला भाई मेट्रो मत करो, ये सिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती खर्चा. समझ रहे हो ना? इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बर्डन द सिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद सच व्हाइट एलिफेंट्स. चाहे आप 30% ही लोन ले रहे हो, 30% लोन का मतलब ही होता है 10,000 करोड़ रुपए का लोन. स्टेट गवर्नमेंट जो बजट नहीं होते हैं इस तरह के, लोन लेके करेंगे. लोन 50 साल चलेगा कम से कम, फिर हाय मचेगी पॉलिटिक्स की रोज की उसके ऊपर. चलो ये तो ठीक है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कोई फायदा है नहीं. I get that. I am all for public transport projects, but please be more cognizant of what kind of public transport are you bothering about. अब चंडीगढ़ का मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ. चंडीगढ़ is one of my favorite cities in that sense.
बसेस की जो सर्विस है इज एक्चुअली A1। वो अलग बात है, बसेस में हार्डली कोई चढ़ता है वहां पे, क्योंकि सब गड्डी से गेड़ियां मार देने, ठीक है, आदत है वहां के लोगों की। वो तो मतलब शौक है, शौकीन लोग। वो तो ऐसे शौकीन है कि कोविड में ही सब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मांग रहे थे सरकार से, मतलब वो तो क्या ही हालत थी। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपका बस यूटिलाइजेशन इज बेयरली 20% बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टेड नंबर्स। अब मेट्रो में कहां से लाओगे लोग? बसेस ऐसी कर दो तो भी बसों में लोग नहीं जा रहे हैं। So you have to be cognizant of what is on the ground. लखनऊ इज अ सिटी जो सिर्फ सुबह शाम की सिटी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जयपुर भी सुबह शाम की सिटी है। जयपुर में रात को गर्मियों में ज्यादा वो होता है, जो वेस्टर्न इंडिया का कल्चर होता है कि रात को गर्मी कम हो जाती है तो सारा पब्लिक एक्टिविटी रात को चालू होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा फाइनल टॉपिक है आज का। कितना फीजिबल है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया पूरा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पे, बट कितने % हो जाएगा, कितना चांसेस है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं नेशनल हाईवेज पे हर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप्स की लाइन आती है। उस किस्म का आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ही पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि जेन्युइनली लोग कंसिडर करे, गिवन द फैक्ट कि इतने महंगे पड़ते हैं ये। और ऐसा तो है नहीं कि भैया ये 5 साल 10 साल के बाद आप बहुत इसको चीपर कर दोगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा इसमें ये आ जाता है कि यार हर 4 साल 5 साल के बाद बैटरी भी बदलनी है, और बैटरी की कॉस्ट जो है 3/4 ऑफ द एक्चुअल व्हीकल इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, स्पेशली बड़े व्हीकल्स में। हाँ, और अपने नॉर्थ इंडिया में थोड़ा टशन भी चाहिए, हल्की गाड़ी अपन चलाएंगे नहीं, सही आवाज नहीं मारेगी गाड़ी, वो तो फैक्टर है भाई। मैं तो फैक्टर लेके चलूंगा। सही बात है। अब मैं लूंगा तो यार सही बात, जड़ा खड़ा लेगा ही लेगा। बहुत सही बात है, ये भी हो गया, ठीक है। तो और इसमें एक चौथा पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से, या ग्रीन एनर्जी जितना भी हम बोलते रहते हैं, ग्रीन एनर्जी ये वो, लिथियम आयन बैटरीज, इनमें एक तो इनको डिस्पोज ऑफ करने में क्या फंडा रहता है, क्या वो पोल्यूशन नहीं है वो, और दूसरा जो हमारे ये चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे ये डीजी से चलते हैं, तो डीजी से चलेंगे तो फिर कहाँ तुम्हारा ग्रीन एनर्जी गई? ये सब चीजों पे जरा आप अपनी दया दृष्टि करिए। अरे दया दृष्टि क्या मतलब, मैं बताता हूँ क्या है। चलो, उन्हें बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेट मी पुट अ फ्यू पॉइंट्स। तो अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज अनाउंसमेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। मुझे ये तो विश्वास है कि जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट है, और जैसे कमर्शियल डिलीवरी सेगमेंट्स हैं, इन सब में तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज अ रियलिटी, गिवन फैक्ट। एंड एक्चुअली अगर आप नोट करो, इन सेगमेंट से बहुत जल्दी पिकअप भी हुआ है। अभी दिल्ली में 15% ऑफ ऑल न्यू 2 व्हीलर सेल्स, ऑफ व्हीकल सेल्स रादर, इज इलेक्ट्रिक। दिल्ली के नंबर्स है, और भी स्टेट्स में, सिटीज में तो आ ही रहा है। और उसके पीछे प्राइमरली 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेल्स है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स है, जो स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, उनकी हो रही है। और 3 व्हीलर्स बहुत अच्छे से पिकअप हुआ है, स्पेशली जो कमर्शियल डिलीवरी वाले 3 व्हीलर है। इवन पैसेंजर ऑटो जो ब्लू वाले देखते हो ना आप, वो सब इलेक्ट्रिक है भाई। अब इसमें एडवांटेज इलेक्ट्रिफिकेशन का इसलिए भी है बिकॉज द बैटरी साइज यूनिट इज वेरी स्मॉल। जनरली 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, इस टाइप की बैटरीज चाहिए आपको रेटिंग के टर्म्स में। दीज आर वेरी गुड बैटरी, मतलब बहुत स्मॉल बैटरीज है, ज्यादा हेडेक नहीं है इनको दे। आप गाड़ी की बैटरी की बात करते, गाड़ी की बैटरी कम से कम 50 किलोवाट की होती है। 50 किलोवाट की बैटरी का मतलब भार भी उतना है, राइट? And that makes it expensive at the same time. Now, what I've understood is that the government is looking at larger form factors कि वो mix रहेगा fleet. उसमें इलेक्ट्रिक भी होगा, इलेक्ट्रिक मोर इन टर्म्स ऑफ जो कैब्स चल रही हैं सिटीज के अंदर, वो इलेक्ट्रिक डेफिनेटली, उसमें नंबर ऑफ किलोमीटर्स जस्टिफाई द ब्लू स्मार्ट जैसे वेंचर्स, हाँ, ब्लू स्मार्ट टाइप। इनफैक्ट उबर, ओला, ये सब भी अब जा रहे हैं बाय द वे इलेक्ट्रिक की तरफ। सो दे आर लुकिंग वेरी एक्टिवली कैसे इसको, उबर ग्रीन इनिशिएटिव तो देखा ही होगा, राइट। अब ये तो चलो कमर्शियल की बात है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि एक रेंज एंजाइटी की बात तो रहती है। आप व्हीकल्स तो खैर इस तरह के डिजाइन हो रहे हैं कि 250 किलोमीटर इन अ डे आराम से चल सकते हैं ऑन अ सिंगल चार्ज, बट एंजाइटी ऑफ द ड्राइवर विल रिमेन। एंड 250 एवरेज होता है, इसका मतलब वो 300 भी हो सकती है। तो अब 250 के ऊपर अगर चलने लग गई तो वो तो बैठ जाएगी बैटरी, देन ही नीड्स टू चार्ज। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ही नेशनल स्टेज पे है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली। अभी क्या चल रहा है, अभी डेस्टिनेशन चार्जिंग चल रही है फिलहाल, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स। डेस्टिनेशन का मतलब आप घर पे हो, आपने वहां चार्ज किया, आप ऑफिस गए, आपने वहां चार्ज किया।
आप किसी सिनेमा हॉल गए वहां चार्ज करी, आप किसी मॉल में गए आपने वहां चार्ज कर ली. सो दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन चार्जिंग का टिपिकल एग्जाम्पल. नाउ इट इज बिलीव्ड कि डेस्टिनेशन चार्जिंग एक्चुअली विल बी द वे हेड इन इंडिया एंड नॉट पब्लिक चार्जिंग इन द वे जैसे हाईवेज वगैरह पे बहुत कम दिखती है. हाईवेज पे वो क्या होगा, दैट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम विद पेट्रोल स्टेशंस. ओके. बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल इनको मैंडेट मिले हुए बाय द वे चार्जिंग स्टेशन खड़े मतलब करने. जितने पेट्रोल पंप्स हैं उन्हीं में ही वहां चार्ज पे करोगे. उनको रखना है. या तो जैसे जियो बीपी टाइप मॉडल होगा, जियो बीपी का मॉडल है, मैं तुमको सब कुछ देगा. तेरे को बिजली चाहिए मैं तेरे को बिजली देगा, तेरे को हाइड्रोजन चाहिए मैं तेरे को हाइड्रोजन देगा, तेरे को बायोगैस चाहिए मैं तेरे को बायोगैस देगा. वो वाला मॉडल जैसे वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स इन द टिपिकल मुंबई लाइफस्टाइल. तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को देगा. नाउ दिस इज द थिंग, इन द लार्जर व्हीकल्स we are seeing this competition that probably electric might not serve the needs. So we have alternative fuels coming in which are critical for decarbonization. अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग की तो बहुत बात हो रही है, अभी 20% तक तो हम आ भी गए बाय द वे. E20 फ्यूल तो चालू हो गए, यहाँ दिल्ली गुड़गांव में भी पेट्रोल पंप पे दिखता है. लेकिन इज इट द ओनली थिंग? वो 100% तक लेके जाने की बात कर रहे हैं, E80 की बात हो रही है उसके लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहिए. अब व्हीकल इंजन में स्पेशली जो आपका जो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है वो सही चाहिए आपको. जब तक वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, जो इंडिया में भी बन नहीं रही है फिलहाल. इट इज पॉसिबल टू मेक इट बट वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ बिकॉज यू हैव नॉट हैड दैट डिमांड. कंपनीज लाइक बॉश कैन डू इट ओवरनाइट इफ दे वांट टू. कंपनीज लाइक टोयोटा कैन डू इट ओवरनाइट इफ दे वांट टू. वो दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्राजील में सब करा हुआ है इन्होंने एथेनॉल को लेके. बायोगैस और उसका जो प्योरीफाइड वर्जन जिसे बायो सीएनजी बोलते हैं, अभी उसकी ब्लेंडिंग चालू हो गई है पिछले 2-3 साल से बाय द वे. नॉट एट द लेवल्स वी वुड वांट टू. उसमें हमारे को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इथेनॉल में भी मिलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा को बेनिफिट मिलता है हम सबको. तो वो एक और फ्यूल हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है एज अ पॉलिसी नेशनली. उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम भी है इंडिया के अंदर. एथेनॉल के लिए भी है, बायोडीजल के लिए भी है, और इसके बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल इसके लिए है, अपना बायो सीएनजी फ्रॉम वेस्ट के लिए है. उसका सबसे बड़ा प्लांट संगरूर में लगा है इनफैक्ट इंडिया का. बट यू रियली थिंक कि इनमें से कुछ can so these eventually turn out to, so lot of these are being seen as transition fuels. Transition in the sense अभी हमें पता नहीं फाइनल क्या है, वो इलेक्ट्रिक है या हाइड्रोजन है, बट अभी इनसे तो हम काम चला लेंगे. एंड दैट एक्चुअली वर्क्स. इट रियली हेल्प्स बिकॉज आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो तो कम करता है फ्यूल को. हाँ, बायो सीएनजी जैसे तो है, उसमें तो उल्टा वेस्ट मैनेजमेंट का भी बेनिफिट है. वेस्ट से जो ग्रीन हाउस गैस बन रही है उसका रिडक्शन का भी बेनिफिट है ना. और फ्यूल तो है ही, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है, तो इट्स बेसिकली ए नेट जीरो थिंग फ्रॉम अ कार्बन फुटप्रिंट पर्सपेक्टिव. हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द गेम चेंजर स्पेशली इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग स्पेस. अब हम सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट पे बाय द वे सारा फोकस किया है ना. और क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि हमें ना फ्यूल ऐसा चाहिए जो इंस्टेंटली बर्न कर सके और काफी हाई वॉल्यूम ऑफ एनर्जी डिलीवर कर सके. बाय द वे एक इंजन प्रोटोटाइप पिछले साल लॉन्च भी हो चुका है अशोक लेलैंड का, रिलायंस के साथ टाई अप. So my guess is that, and the government policy, especially green hydrogen mission की policy है, वो भी इसके बारे में बात कर रही है, ट्रकिंग के बारे में. So maybe electric trucks might not work out in India. जब ग्लोबली पुश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कंपटीशन है दोनों में. We don't know whether it will be electric truck or it will be अपना हाइड्रोजन ट्रक. हाइड्रोजन में फ्यूल सेल नहीं होगा, वो डायरेक्ट कंबशन की बात कर रहे हैं. अच्छा. By the way, हाइड्रोजन कंबशन बेस्ड इंजन जो थे, they were as old as 1913. There's something called the RN engine जो नाजी जर्मनी में भी यूज हो चुका है. उसके पेटेंट्स भी हैं उस जमाने के, तो कभी आराम से उसके बारे में ज्ञान देंगे हिस्ट्री के बारे में उसकी. बट Nazis were geniuses. Nazis were able to get a lot of scientists behind them somehow. Yeah. I don't know how, but they managed to do it. That's genius the genius part. Genius in an evil way, yes. But yeah. Hydrogen जो है, मतलब that is being seen as the fuel of the future for a lot of things. क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, वो इंडस्ट्री में भी जाएगा. स्टील इंडस्ट्री के डिकार्बोनाइजेशन के लिए भी चाहिए, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की डिकार्बोनाइजेशन के लिए भी चाहिए. जहां पे मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत मुश्किल है अदरवाइज क्या होता है डिकार्बोनाइजेशन करना. डिकार्बोनाइजेशन का मतलब बेसिकली आपको अपने जीएचजी एमिशन जीरो करना, और कुछ तरीका ही नहीं बचा बिकॉज सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर ऑलरेडी एट द पीक व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस एफिशिएंसी. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे खड़ी हुई है वो. अब इससे क्या करे आगे किसी के समझ नहीं आ रहा. तो हाइड्रोजन इज सीन एज अ ग्लोबल सोल्यूशन, इनफैक्ट ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया. तो उसका को बेनिफिट ट्रांसपोर्ट को मिल सकता है. But is India under pressure from the West to
Like I mean we do hear about it कि यार अपना कार्बन एमिशन कम करो. I will not say कि प्रेशर नहीं है, but I think India is also trying to turn it around and say कि अपने को प्रेशर नहीं है, अपन इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करेंगे. Opportunity in the sense, this is a great opportunity to create new kind of an economic paradigm for India. ग्रीन हाइड्रोजन की जॉब्स आएंगी, बायो सीएनजी बनाने के लिए जॉब्स चाहिए, लो स्किल भी चाहिए, हाई स्किल भी चाहिए, इंटरमीडिएट स्किल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी में उसके लिए जो एसोसिएटेड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी चाहिए, तो हम उसके अंदर भी जॉब्स बनाएंगे. सो ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो बीइंग सीन साइमल्टेनियसली. और भी बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही हैं भाई द बैटरीज को लेके. दे आर ट्राइंग टू डू मैग्नीशियम बैटरीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड द एडवांस्ड लेड एसिड बैटरी आल्सो. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. इट्स जस्ट अबाउट हाउ लिथियम इज बिकमिंग द मेन स्ट्रीम. बट यू नो टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है, टेक्नोलॉजी हर 4-5 साल में बदल जाती है, तो यू नेवर नो व्हाट्स वर्किंग आउट. बट एक चीज नहीं बदलेगा, वो है इंफ्रा. इंफ्रा तो इंफ्रा में आपको लगता है ये लोग कर पाएंगे और कितना टाइम लगेगा? कि देखो आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि देखो सिंपल फंडा है, लोग तो तभी खरीदेंगे जब उनको लगेगा कि यार मेरे को वो रेंज एंजाइटी इज द टर्म, राइट? रेंज एंजाइटी नाउ. सो देखो डेमोन्स्ट्रेशंस तो बतेरे हो चुके हैं. दिल्ली जयपुर कैब्स चलती हैं बाय द वे, दिल्ली चंडीगढ़ भी कैब्स चलती हैं इंटरसिटी इलेक्ट्रिक. दिल्ली आगरा बसेस चलती हैं इंटरसिटी इलेक्ट्रिक. सो डेमोन्स्ट्रेशन इज एम्पल कि ये हो सकता है, एंड पीपल आर गेनिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट. आई थिंक द रियल प्रॉब्लम इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह हम इमेजिन करते हैं. नाउ देयर टू एस्पेक्ट्स, जैसे डेस्टिनेशन चार्जिंग इज बीइंग सीन एज एक्चुअली अ बिगर गेम चेंजर फॉर इंडिया देन पब्लिक चार्जिंग एवरीवेयर. हर 2 किलोमीटर आती वी आवर पॉलिसी गोल स्टेट्स कि हमें हर 3 किलोमीटर के ग्रिड में चार्जिंग करना है और हर 25 किलोमीटर पे हाईवे पे. नाउ पीपल आर सेइंग दैट इज एक्चुअली शेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. आपको इतनी जरूरत है ही नहीं शायद, और रादर यू ऑल्सो रिलाई ऑन, अगर इतना ही शौक है करने का तो जो पेट्रोल पंप्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करो इस चीज को. सो दैट इज एंड दैट इज हैपनिंग रादर फास्ट बाय द वे, क्योंकि मैंडेट है, गवर्नमेंट का डंडा है तो करना तो पड़ेगा. सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि people are seeing electric vehicles not just necessarily from an environment perspective, now they're also realizing a cost benefit to it. जो उसकी total cost of ownership जिसे कहते हैं theoretically, it is now comparable in many segments to that of a typical अपना internal combustion engine vehicle, पूरे lifetime पे vehicle के. Let's assume the IC is for let's say 12 years. हाँ, स्कूटर के टर्म्स IC की गाड़ी की बात कर लेते हैं, 12 साल की है. तो आप कैसे उसको तो आप उसमें अगर आप व्हीकल के जो इंजन के लिए जो आपको रिपेयर्स कराने होते हैं ओवर टाइम, उसकी कॉस्ट इंक्लूड करो, राइट? हर साल पेट्रोल का फ्यूल का प्राइस बढ़ता रह रहा है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप देखो हर साल की सर्विस. हाँ, उसके मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर ऑन अ पर किलोमीटर बेसिस कंपेयर टू फ्यूल. ओके, वो फायदा पहुंचता है, राइट? माइलेज का बेनिफिट भी मिलता है. अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर ऑफ पार्ट्स आर मच लेसर बाय द वे कंपेयर टू एन आइस इंजन व्हीकल, तो उसमें जो मेंटेनेंस साइकिल्स हैं वो कम होते हैं, तो आपका खर्चा वहां बच रहा है. हाँ, बैटरी चेंज इज अ बिग कॉस्ट, नो डाउट. देयर आर वेज पीपल आर ट्राइंग टू एड्रेस इट कि व्हीकल बेच देंगे, सिर्फ बैटरी अलग रखेंगे. दिस गवर्नमेंट हैज गिवन अ गो हेड ऑन दैट, नोबडी हैज ट्राइड इट सो फार. ऑटो रिक्शाज में हो रहा है फिलहाल वो ऐसा कुछ कि बैटरी आप टाई अप होगा किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आप रोज सुबह आके बैटरी चेंज करवा लो बस ऑटो से. वो बैंगलोर में होता है भाई, बैंगलोर में बहुत सक्सेसफुल मॉडल है. द थिंग इज हाउ डू वी देन एड्रेस दिस प्रॉब्लम, तो कि अपना ये क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग को लेके कैसे इसको, या व्हीकल ओनरशिप को लेके कैसे करें. इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है. अब ये फेम सब्सिडी का पॉइंट ही वही था. दो आई एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन लाइक मेनी अदर्स इन द इंडस्ट्री दैट आई थिंक फेम सब्सिडी का टाइम खत्म हो रहा है, एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी कॉग्निजेंट, मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडेड, कि वी विल हैव टू बिकम कंपेटिटिव विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल कॉस्ट टू एन आइस व्हीकल, बिकॉज सबसे बड़ा एंट्री बैरियर ही सैडली वही है अभी भी. टू व्हीलर्स में तो नहीं रहा, इंडियन मार्केट में तो रहेगा वो. टू व्हीलर्स में तो बिल्कुल नहीं रहा है, चाहे वो महंगा मिलता है, पर टू व्हीलर्स में लोगों को दिख गया है. 4 व्हीलर्स में अभी कमर्शियल में दिख रहा है, पर्सनल ओनरशिप में नेसेसरली नहीं दिख रहा है. अच्छा, हमारे यहाँ पे ना स्पेकुलेशन की बड़ी बीमारी है. हम सोचते हैं अरे अगर मैं इंटरसिटी गया तो कैसे होगा. आप कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो, यू हैव टू रियलाइज इट योरसेल्फ. सो मे बी इट्स नॉट अ बैड डील. अच्छा, हाइब्रिड्स की बात हो रही है इस समय, इलेक्ट्रिक डीजल हाइब्रिड्स या इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड्स की बात हो रही है, PHEVs, प्लग इन हाइब्रिड्स जिसे बोलते हैं. सो देयर आर ऑप्शंस कमिंग अप, ऑल ऑफ देम विल हैव अ बेनिफिट. हाउ डज इट बेनिफिट इन ओवरऑल पिक्चर, वो भी मैं बताता हूँ बात आपको कि इन्वायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा. सो एक स्टडी हुई थी, नेचर में रिपोर्ट भी हुई थी, एक्सरसाइज थी, इट वाज अ क्या बोलते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइज, कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन बढ़े तो क्या होगा.
स्कूटर्स की पेनिट्रेशन बढ़ जाए आज की डेट में और ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज चेंज ना हो, जैसे मतलब कोल, हाइड्रो, रिन्यूएबल का जो मिक्स है वो चेंज ना हो, इवन देन बाय जस्ट मूविंग इनटू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स a 20% reduction can be achieved in our GHG emissions at a national level. सीधा उठा के. Okay. 4-wheeler में उल्टा है, लेकिन 4-wheeler में बढ़ रहा है. So that also takes us to something that is happening on the side, which has a very big import for electric mobility. जो है कि increase penetration of renewable energy into the grid. हमारी कंट्री का 500 गीगावाट का टारगेट है भाई, और उसमें हम 100 तो आ चुके हैं. 100 तो हम इंस्टॉलेशन के टर्म्स में आ चुके हैं. एक्चुअल शेयर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स, मेगावाट आवर्स, उसमें हमें 40 पे आना है अभी. Okay. वो आएगा, वो 500 के साथ आएगा, बट वो उसमें अगर वो जल्दी हो सके, द कंप्लीट cyclical case फॉर पुशिंग फॉर इलेक्ट्रिक 4-wheelers विल बी सक्सेसफुल. दो ये इनिशियल बैरियर्स की वजह से आई एम डोंट नो वेदर इट विल हैपन फॉर 4-wheelers इन द सेम वे जैसे 2-wheelers के लिए या 3-wheelers के लिए. So I want to take a wait and watch approach on cars. उस पे मैं कोई कॉल आउट नहीं कर सकता. But 2-wheeler में you think 2-wheeler में हम 100% सर्टेन सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे. वो सस्ता है. अगले 5 साल में इंडिया will be full to electric. 80% का टारगेट है, आ जाएगा. I'm 100% sure of that. And manufacturers भी दबा के चल रहे हैं इस समय because they've realized कि ये एक ऐसी मार्केट है जो हर कोई इंटरेस्टेड है करने में. Even the consumer is interested. अभी ऐसा हाल है. There are some barriers that need to be unlocked, जैसे फाइनेंसिंग है, कस्टमर इन फाइनेंसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग, वो भी हो रहा है. NBFCs तो कूद गई गेम में. जिस दिन बैंक कूदेगा ना लेकिन गेम में, तब असली गेम चेंजर होता है. और जब कुछ टैंजिबल होता दिखता है तो लोग अपने आप, इंडिया में तो ऐसे ही होता है. It becomes a people movement. बिल्कुल. इंडिया में जैसे ही आप थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रॉस करते हो, पीपल्स मूवमेंट तो इंडिया में बन चुकी है. इनफैक्ट आई वुड पुट इट दिस वे. हैव यू सीन ऑल द डिलीवरी गाइस, जो ये लास्ट मिनट लॉजिस्टिक्स है, डिलीवरी गाइस जो आते हैं बिग बास्केट एक्सेट्रा से, सॉरी नाम लिया, ये अपना ये ग्रोसरी वाली जो एप्स है उनसे आते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डेट में. दैट टेल्स यू, अगर एक कमर्शियल एंटरप्राइज यूज कर रहा है, दैट टेल्स यू दैट इट इज एक्चुअली इकोनॉमिकली फीजिबल. आई थिंक उससे ज्यादा साइन किसी को कोई नहीं चाहिए होता कभी भी. बस कार्स नहीं यूज हो रही अभी इस तरह. परफेक्ट एनालॉजी. चलो सही है सर, ऑल गुड. मुझे लग रहा है कवर कर लिया हमने सारे पॉइंट्स. बहुत मजा आया. बहुत लंबा भी हो गया, बट ठीक है. इसको करेंगे हम 2 में डिवाइड करेंगे ये. गुड. और मुझे लग रहा है सारे जितने पॉइंट्स हमने लिए हैं, इन सब पे एक सेपरेट टॉपिक पे पॉडकास्ट तो बन ही सकता है आराम से. आई फाउंड माय जेम. चलो सर, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू रीच्ड आउट टू मी. बहुत अच्छा लगा बात करके. एंड मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर व्हाट यू डू. आई एम श्योर ये पिकअप करेगा. आई आफ्टर सीइंग योर फर्स्ट एपिसोड रिसेंटली, आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि इट गेव मी द काइंड ऑफ वाइब दैट ये चलेगा. बिकॉज अब मैं कैसे समझाऊं, इफ यू सीन सम ऑफ दीज अक्रॉस द वागा वाले पॉडकास्ट, राइट? Oh yeah. And they are very successful and they are very entertaining to watch. Yeah. So वो वाली vibe आई मुझे तुम्हारा. These 3 guys are really famous. One is a bald guy and the other 2 are chubby kind of. जैसे वो वकाश शेख और वो हैं. तो नहीं, दूसरा वाला तो बहुत कंट्रोवर्शियल है. वो तो अभी वो एक आंटी को छेड़ दिया था उसने. वो तो पागल तार छेड़ने की कोशिश कर रहा था. छोड़ो. But you get that, right? मतलब कि अच्छा, तो you get that kind of vibe. वो vibe आई थी मुझे. So I thought कि but हाँ, लंबे का डर मत रखो बस. आई थिंक द इंडियन ऑडियंस इज रेडी फॉर इट. परफेक्ट. बिकॉज हमारे ट्रैवल टाइम बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं. एंड नहीं, आई फाइंड इट, सी क्या हुआ था, आई टेल यू ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. आई फाइंड पॉडकास्ट वेरी इंफॉर्मेटिव. किसी कोई भी आता है, आई रियली फाइंड देम इंफॉर्मेटिव बिकॉज अब पढ़ने का टाइम तो मिल नहीं रहा है. तो जो भी थोड़ा बहुत जर्नी का टाइम है, अब मैं पढ़ नहीं पाता हूँ ट्रैवल करते हुए फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, तो मैं सुन लेता हूँ. It's like reading for me in that sense, therapeutic. Right. So that's why I said, time aa gaya. And I've seen the kind of people, my own parents listen to podcasts. My wife got hooked to podcasts because of me. And अब वो उसकी वजह से उसके ऑफिस में 4 और कलीग ने podcast शुरू करा सुनना. So yeah, it's a culture that's really. It's a great medium. Yeah. Might replace and it's become books, it's a very democratic medium. कोई भी आ सकता है. कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, जिसमें आपने कभी सोचा भी ना हो. एंड दे कैन ब्रिंग सच अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट इज जस्ट गोइंग टू ब्लो योर माइंड, राइट? तो है. अरे हमसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चिंता मत करो. आई होप दे कम टू योर शो. व्हाई नॉट समडे, होपफुली. बिल्कुल नहीं आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.